गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का बोध युक्ति क्लासेस में स्वागत है। आज 10 अक्टूबर है, तो आज के महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर एनालिसिस को हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ हम आज के न्यूज़ में यह भी एनालिसिस करेंगे कि भारत किस रूप से महत्वपूर्ण हो रहा है और भारत वैश्विक रूप से किस तरीके से अपने बेहतर बाज़ारों की खोज कर रहा है। और यहाँ से आपको डायरेक्ट भारत ब्रिटेन के संबंधों से आपको मेंस में प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि बदलते आयाम क्या आ रहे हैं, किस प्रकार से वो विज़न अपना जो लेकर आया है 2030 विज़न, वो किस रूप से दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों को प्रभावित करेगा, आर्थिक मोर्चे पर किस प्रकार के सुधार हुए हैं, इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मॉड्यूलर कमांड और नियंत्रण सिस्टम सक्षम। तो इसे आप लोग क्या करिएगा, पीटी फैक्ट के नज़रिए से इसे आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना हो सकती है। फिर दवाओं की गुणवत्ता से समझौता। अगर हम भारत की बात करें, हमें समय समय पर विभिन्न राज्यों में इस प्रकार की गतिविधियों को देखने को मिलता है जहाँ पर बच्चों की मौत हो जाती है और इस प्रकार के दवाओं में अनियमितता बरती जाती है, नियम कानून को ताक में रख दिया जाता है। ऐसा नहीं कि यह केवल भारत की समस्या है, वैश्विक स्तर पर बहुत से जो पिछड़े हुए देश है, विकासशील देश है, वहाँ पर इस प्रकार की समस्या मिलती है, क्योंकि अधिक लाभ कमाने की जो मंशा है ना, वो क्या करती है, वो इस प्रकार के कृत्यों को करने के लिए विवश कर देती है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र और राज्य के बीच इस प्रकार के गुणवत्तापूर्ण दवाओं के वितरण के लिए एक ठोस रणनीति नहीं है, या इस प्रकार से हम कहें कि उस प्रकार से कार्य नहीं हो पाती। विभिन्न मामलों में सुनवाई बेहतर नहीं हो पाई न्यायालयीय व्यवस्थाओं में। तो इस तरीके से बहुत से मुद्दे जहां पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं और उससे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है 6 वर्षों में दलहन में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया है। तो किस प्रकार से दलहन नीति इसे आत्मनिर्भर की ओर लेकर जा रही है, टारगेट क्या हम लोग बना रखे हैं, इससे संबंधित पीटी फैक्ट को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कि आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या, खोखली लोकतांत्रिक मान्यताएं स्पष्ट हुई है। अब यह क्यों चर्चा का विषय है, अब ध्यान रखिएगा, इसे केस स्टडी के तौर पर समझना, केस स्टडी के तौर पर। अब यह क्यों मैं बोल रहा हूँ, रीजन उसके पीछे है। अगर किसी बेहतर पद पर कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार के कृत्य कर रहा है जहाँ पर सामाजिक उसे किया गया प्रताड़ना किया गया है, या इसके अतिरिक्त उसे दबाव में लाया गया है, जहाँ पर वो एक आईपीएस के पद पर रहकर अगर इस प्रकार की घटना कर रहे हैं, इस प्रकार से विवश हो जा रहे हैं, तो पूरे इकोसिस्टम पर प्रश्न चिन्ह है। तो सोच के देखिए जो जन सामान्य के लोग होंगे वो कैसे प्रभावित हो रहे होंगे इस प्रकार की गतिविधियों में, जहाँ पर एससी एसटी के मामले देखने को मिल रहे हैं उन राज्यों में। तो सरकार को इसके पक्ष में बहुत सी बातें सोचने की जरूरत है कि हमें किस प्रकार के सुधारों की आवश्यकता है। क्या विधिक रूप से केवल सुधार कर देने से ही केवल चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या हमें बहुत व्यापक परिवर्तन करने की ज़रूरत है। व्यापक परिवर्तन जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं, सामाजिक उत्थान की बात कर रहे हैं, व्यक्ति के वैचारिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं, पदों में सत्ता का अभ्यास का जो कॉन्सेप्ट है उसको कम करने की बात हो। तो इस सारे मुद्दे पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग हमें विभिन्न प्लेटफॉर्म पर हमारी टीम है, तो आप उसे सपोर्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आपको यहाँ सारे पीडीएफ आपको यहाँ पर अवेलेबल कराए जाते हैं, जो पीपीटी मोड का रहता है, बिल्कुल फ्री रहता है, आप इसे ले सकते हैं। और भी इनिशिएटिव वहाँ लिया गया है तो आप वहाँ पर ले सकते हैं। एमसीक्यू चलाई जा रही है तो आप उसमें भाग ले सकते हैं। यूट्यूब पर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा फेसबुक पर है तो हमें वहाँ फॉलो कर सकते हैं। चलिए न्यूज़ पर आते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, यह भारत और जो ब्रिटेन का रिश्ते हैं ना, बदलते आयामों का पुख्ता सबूत भी देता है। जो मैंने पिछले 2 दिन पहले आप लोगों को डीएनए कराया था, उसमें मैंने बोला था कि भारत की आवश्यकता अभी सभी देशों को है, और भारत की आवश्यकता नए बाजारों अथवा विभिन्न नए बहुपक्षीय देशों की है। हम उन पुराने देशों के साथ संबंध तो बना के रखेंगे ही रखेंगे, साथ ही हम नए रिश्तों को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो इसी के संदर्भ में देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो प्रधानमंत्री जुलाई 2025 में ब्रिटेन जाते हैं और हमारे साथ भारत और ब्रिटेन के बीच आपको वित्तीय समझौते होते हैं, एफटीए, जिसमें हम लोग उसके भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक व्यापार समझौता जिसे सेटा बोलते हैं वो किया गया। उसी के उपरांत
वहाँ के प्रधानमंत्री को क्या किया था, इनवाइट किया गया था भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा। तो उन्हीं का डेलीगेशन अभी राजकीय यात्रा पर है, 8-9 को था। तो ध्यान रखिएगा, इस पहली आधिकारिक यात्रा जब पर थे तो यह इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि नए प्रधानमंत्री जो इंग्लैंड के हैं वो किस प्रकार की नीतियों को लेकर इंग्लैंड को क्या करना चाहते हैं, ब्रिटेन को क्या करना चाहते हैं, यूरोप में बेहतर करना चाहते हैं। और वो पुरानी चली आ रही रीति है, जो अमेरिका कहेगा वही ब्रिटेन कहेगा, वही पूरा यूरोप कहेगा, उससे अलग वो अपनी राय रखना चाहते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, आपको नाटो का कॉन्सेप्ट है वो भी इसके प्रभावित होता है। फिर आपको ब्रेग्जिट, जो आपको बाहर निकल गया ब्रिटेन, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से सारी चीज़ें प्रभावित हुई है। उसके साथ जब भारत के साथ वो रिश्ता रखना चाहता है तो विजन 2035 को लेकर चल रहा है। तो यह विजन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट आपको प्रश्न पूछेगा, भारत ब्रिटेन विजन 2035 किस प्रकार के भू राजनीतियों को स्पष्ट कर रहा है या भू आवश्यकताओं को पूर्ति करेगा, इससे संबंधित। तो ध्यान रखेंगे, डेलीगेशन के साथ 3 लोगों का नाम याद रखिएगा, पीटर काइल, डगलस अलेक्जेंडर और जेसन स्कॉट वुड। इनके द्वारा प्रतिमंडल में आए थे लोग, 125 से अधिक लोग थे, जिनमें कुछ विपक्षियों का नाम है, तो इनको जरूर आपको याद रखना, कुछ मंत्री भी हैं तो इनको याद रखना है। इसके आगे बढ़ने से पहले ब्रिटेन के बारे में, ग्रेट ब्रिटेन के बारे में और ब्रिटेन के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए, जहाँ पीटी फैक्ट को कवर किया जा सकता है। कुल मिलाकर जब हम इसकी बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, जो यूनाइटेड किंगडम है, जो यूरोप का उत्तर और पश्चिमी आपको क्या है, द्वीपीय देश है, जो ग्रेट ब्रिटेन, अर्थात ग्रेट ब्रिटेन कहने का मतलब जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स आता होगा। अब ध्यान रखिएगा इसी के संदर्भ में, इसी से जुड़े हुए, कि अगर मान लीजिए हम आपको यह आयरलैंड का जो दक्षिणी आइलैंड है उसको हटा देते हैं तो बाकी ग्रेट ब्रिटेन है। तो इसे याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। इसके 4 देश हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। आयरलैंड का उत्तरी जो आयरलैंड है वो इसमें शामिल है ग्रेट ब्रिटेन में, पर आपको उत्तरी जो है दक्षिणी, इसमें आपको आयरलैंड शामिल नहीं है। केवल दक्षिणी आयरलैंड को हटा दीजिएगा, बाकी जो भी देश इसमें है, जैसे आपको 4 महत्वपूर्ण देश है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। और वे जो इंग्लैंड है इस पूरे द्वीपीय समूह का सबसे बड़ा देश भी है, यह भी फैक्ट याद रखना। यहाँ से आपको 1-2-3 चीज़ें पूछी जा सकती है। इस प्रकार के ट्रेंड से प्रश्न बनाए जाते हैं कि इंग्लैंड ग्रेट ब्रिटेन द्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है, तो आपको कूट दे के क्या बनाया जा सकता है, A, B, C और D, इस प्रकार कूट दिया जाता है ना, 1, 2, 3, 4। तो आपको यहाँ ऑप्शन लिख देगा, इंग्लैंड एक जगह लिख देगा, दूसरे तरफ लिख देगा ग्रेट ब्रिटेन द्वीपीय समूह के दक्षिणी भाग ना बोल के उत्तरी भाग कर देगा, तो आपको मिलाना होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इंग्लैंड कहाँ है, दक्षिणी भाग में, स्कॉटलैंड कहाँ, इंग्लैंड के उत्तर में स्थित है। इसी तरीके से वेल्स कहाँ है, इंग्लैंड के पश्चिम में स्थित है। उत्तरी आयरलैंड आपको ग्रेट ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित है। जैसे मैप में हम देख सकते हैं, मैप में बेहतर तरीके से देखा जा सकता है। जैसे वेल्स कहाँ है, आपको ब्रिटेन के देखिए उत्तर में आपको स्थित। इसी तरीके से जैसे आपको पूछ सकता है कि आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड किधर है, तो ग्रेट ब्रिटेन के उत्तर में है। इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। तो इस तरीके से याद रखिए, आपको जो उत्तरी आयरलैंड है वो ग्रेट ब्रिटेन के पश्चिम में है। और अगर पूछ दे वेल्स के किधर है, तो आपको इस तरीके से थोड़ा सा रीजनिंग बेस, यहाँ से 2 चीज़ें और याद रखना है। एक आयरिश सी जो है, आयरिश सी किसके बीच है, वेल्स और आयरलैंड के बीच है। और जो ग्रेट इंग्लिश चैनल है वो किसके बीच है, तो फ्रांस का बॉर्डर और आपको ब्रिटेन का बॉर्डर से मिलता है। तो इस तरीके से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा क्या है कि आपसे प्रश्न पूछेगा कि अटलांटिक महासागर, उत्तरी सागर, इंग्लिश चैनल, आयरिश सागर से घिरा हुआ है। भौगोलिक स्थिति अगर बात करें, जो ये पूरा आपको ग्रेट ब्रिटेन है। तो इस तरीके से आपको कुछ फैक्ट याद रखने हैं जो एग्जाम में बहुत ही काम देंगे। यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस, बदलते हुए ट्रेंड के अनुसार बीपीएससी हो, तो इस प्रकार के प्रश्नों को टैली करवा सकता है। कूट दे के तो आप उसको याद कर लेना है। अब ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड क्या है, तो यूके का सबसे बड़ा देश इंग्लैंड है। सीधा सा समझिएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, वेल्स को हटा दीजिए, पूरा आपको कित्ता देख रहे, बड़ा आपको यह जो कित्ता है यह क्या है, इंग्लैंड है। अब ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा देश है जिसकी राजधानी क्या है, लंदन है। और एक चीज़ याद रखिए, इंग्लैंड का नाम एंगल्स अर्थात जर्मिक जो जनजाति है उसके नाम पर रखा गया था। एक आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब भौगोलिक स्थिति में यह उत्तर पश्चिम यूरोप में स्थित है और एक द्वीपीय है जो इंग्लैंड के
अलावा स्कॉटलैंड वेल्स से इसकी द्वीप साझा होती है। तो इस तरीके से इस फैक्ट को याद रखिए इंग्लैंड के बारे में। अब इसके अतिरिक्त आते हैं भारत और जो ब्रिटेन का द्विपक्षीय संबंध जो प्रभावित हो रहा है, यह क्यों चर्चा का विषय है। तो ध्यान रखिएगा 8 और 9 को जब आए अक्टूबर को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, तो क्या हुआ कि संयुक्त वक्तव्य दिया गया कि हम आने वाले समय में किस प्रकार के न्यूनतम साझा को लेकर चलेंगे दोनों देश। भारत ने अपनी कुछ बातें उस संयुक्त वार्ता में रखी हैं, वक्तव्य में, और ब्रिटेन भी अपनी रखी है। तो एक कॉमन व्यू लेकर चला जा रहा है, मिनिमम प्लान है, जिसको हम लोग विजन 2035 भी समझ सकते हैं। उसका विस्तारीकरण कर सकते हैं हम, विस्तारीकरण जिसके माध्यम से क्या हो रहा है कि नए आयामों की क्या रूपरेखा तैयार हो रही है। साथ ही ब्रिटेन किस प्रकार की नीतियों को लागू करना चाहता है, इसको भी स्पष्टता दे देता है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, भारत ब्रिटेन रणनीतिक साझेदारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की प्रगति पर एक व्यापक रूप से शांति स्थिरता को लेकर कदम बढ़ाए गए हैं। साथ ही हम राष्ट्रीय हितों की तो पूर्ति करेंगे, दोनों देश अपने अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करेंगे। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जो साझा हित है उसको भी कोशिश करेंगे, साझा हितों को सपोर्ट करने का, संबंधों को और बेहतर। जैसे ब्रिटेन क्या बोल रहा है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को स्थान मिलना चाहिए सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के तौर पर। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। अब ध्यान रखिएगा आर्थिक और व्यापारिक सहयोग क्या हुआ, हाल ही में सीटा को शीघ्र अनुमोदन पर बल दिया गया, जिसके माध्यम से हम व्यापार करें, लक्ष्य टारगेट कर रखे दुगना हमको करना है। अब ध्यान रखिएगा संयुक्त आर्थिक व्यापार समिति के पुनर्गठन की बात की गई, ताकि हम जो यह समझौता किए ना उसको और आर्थिक रूप से मदद दे सके, उसको और बढ़ावा दिया सके, टारगेटेड रूप से हम काम कर सके। तो इसलिए ध्यान रखिएगा GETCO जेटको को क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया, जो संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति कहलाती है भारत और ब्रिटेन के बीच। अब इस तरीके से ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिमंडल ने निर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, रक्षा, वित्त, इस तरीके से शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उपभोक्ता वस्तुओं जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं की प्रस्तुति की है। तो एक व्यापक क्षेत्र पर निवेश की सीमा को बढ़ाया जाएगा या ब्रिटेन से निवेश आएगा। खासकर ध्यान रखिएगा शिक्षा को लोग याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न BPSC ने पूछ रखा है मेंस में। तो ध्यान रखिएगा इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, बनाया जा सकता है। जो विदेशों के जो हमारे यहाँ हमारे राष्ट्रीय क्षेत्रों में क्या किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है उनके सब सेंटर, तो उससे प्रश्न पूछ सकते किस प्रकार हमारे शिक्षा जगत को बढ़ावा मिलेगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को किस प्रकार से बल मिलेगा, इस तरीके से प्रश्न को बनाया जा सकता, तो याद रखना। चलिए UK इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज का एक क्या किया गया, सतत विकास की दिशा में आपको क्या किया, उत्कृष्ट उदाहरण के तौर पर इसे बताया गया। तो UK इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज, हम वित्तीय फाइनेंस को क्या करेंगे, मजबूत करेंगे, जिससे हम अवसंरचना में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे सके। इस तरीके दोनों देश मिलकर साझा काम कर सके। कुछ नए कॉन्सेप्ट है, जरूर इसको क्या करना है, राइट डाउन कर लेना है माइक्रो नोट्स के तौर पर। हालांकि ध्यान रखिएगा आज के बाद आप लोगों को A4 साइज का PDF भी मिलेगा न्यूज़पेपर का, जिसमें हम लोग PT के भी क्वेश्चन आपको दे देंगे। मेंस का जो क्वेश्चन रहता है उसका शॉर्ट क्रिप्स नोट्स भी रहेगा, और साथ ही जो न्यूज़ है उसका डिटेल जो न्यूज़ है वो भी आपको अपडेट रहेगा। तो A4 का साइज का PDF आप लोग आज से मिलना शुरू हो जाएगा। तो क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, देख लेना, वहाँ सारी चीज़ें मिलेंगी। चलिए द्विपक्षीय वार्ता सम्मेलन में बात करें, प्रौद्योगिकी और इनोवेशन को लेकर किस प्रकार के संयुक्त वार्ता में बात की गई वक्तव्य में। तो ध्यान रखिएगा दोनों देश प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल TSI के तहत प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और बोला कि भारत UK कनेक्टिविटी एंड इनोवेशन सेंटर जो हमारे हैं 6G गैर, अभी हम 5G की बात कर रहे थे, 6G गैर स्थलीय नेटवर्क NTN और टेलीकॉम साइबर सुरक्षा हेतु 240 करोड़ अर्थात लगभग आपको का संयुक्त क्या निवेश करेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, एक नए क्षेत्र 6G की बात हो रही है। आपको याद होगा नए नए जो प्रौद्योगिकियाँ आती हैं जो सामाजिक जीवन में हमारे सामान्य जीवन को प्रभावित करती है, वहाँ से प्रश्न पूछता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब टेलीकॉम साइबर सुरक्षा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से आप देखते हैं नंबर आपको क्या हो जा रहा है, हैक हो जाता है, या आपके एक ही नंबर से बहुत से लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसको कैसे ट्रैक किया जाएगा, साइबर सुरक्षा कैसे टेलीकॉम क्षेत्र में दिया जा सकता है, उन्नत किया जा सकता है।
प्रौद्योगिकी को डेवलप किया जाता है, इस सारे मुद्दों को इस पर कार्य करेगा। संयुक्त एआई सेंटर की स्थापना किया, जैसे स्वास्थ्य में, जलवायु में, इस प्रकार के क्षेत्र है, फिनटेक, इंजीनियरिंग, जीव विज्ञान में क्या किया जाएगा, एआई अनुसंधान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाया जाएगा। तो हम क्या कर पाएंगे, हम दोनों देश अपनी आवश्यकता के अनुसार बेहतर प्रबंधन कर पाएंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखना। इसके अतिरिक्त क्रिटिकल मिनरल्स गिल्ड आपूर्ति श्रृंखला को डेवलप किया जाएगा। यहाँ इसलिए बात कर रहा मैं मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स, जिसमें आपको चीन के बारे में चर्चा होता है कि चीन इसमें अपना आधिपत्य स्थापित किया हुआ है। तो सभी देश क्या कर रहे हैं, क्रिटिकल मिनरल्स को बढ़ावा देने के लिए अपने राष्ट्रीय हित पर, राष्ट्रीय स्तरों पर भी नियम कानून बना रहे हैं। उसके लिए उत्खनन नीति लाई जा रही है, पॉलिसीज लाई जा रही है। तो वैश्विक स्तर पर जिन देशों में भी क्रिटिकल मिनरल्स है, उसके साथ भी समझौते करके व्यापक आधार तैयार किया जा रहा है। इसके साथ आईआईटी और आईएसएम धनबाद, याद रखिएगा, क्रिटिकल मिनरल्स ऑब्जेक्टरी की द्वितीय चरण आरंभ की है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कहाँ पर द्वितीय चरण आपको क्रिटिकल मिनरल्स के लिए चलाया गया, ऑब्जेक्टरी के लिए, तो आपको धनबाद का नाम याद रखना। इसके अतिरिक्त बायो मैन्युफैक्चरिंग, 3D बायो प्रिंटिंग, अब देखिए 4D प्रिंटिंग भी आ गया है। तो अभी ध्यान रखिएगा, भारत ब्रिटेन 3D बायो प्रिंटिंग के लिए काम करे। जीनोम आपके लिए, CPI, ब्रिक्स, IISC और ऑक्सफोर्ड IISC ऑक्सफोर्ड मिलकर क्या करेगा, नैनोपोर के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा। नैनोपोर क्या होता है, एक सूक्ष्म कण होता है, सूक्ष्म बिंदु होता है जहां से हम इसको गुजार सकते हैं। तो इसके लिए नैनोपोर पर बढ़ावा देने के लिए दोनों देश रिसर्च एंड डेवलपमेंट को काम करेंगे, इस तरीके से याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग क्षेत्र में क्या करेगा दोनों देश, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न पूछेगा, पीटी फैक्ट में यहाँ से प्रश्न पूछता है। जैसे संयुक्त अभ्यास जो हमारे हो रहे हैं, अजय वारियर थल सेना का, उसके बाद कोंकण जो मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोग को डीएनए में कवर किया, नौसेना का आपको है, उसी पर इंद्रधनुष जो वायुसेना का संयुक्त अभ्यास है, उसके लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को बल देने के लिए बात कर रहा, ताकि दोनों देश बदलते परिवेश में अभ्यास, संयुक्त अभ्यास को समझ सके, अपने आवश्यकताओं को समझ सकते। अगर इस प्रकार का कोई ऐसा मौका मिल जाए कि साझा आपको काम करना हो तो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो इसके लिए इस प्रकार के समुद्र प्रयास किए जा रहे हैं ताकि हम बेहतर विकल्प ले पाए। अन्य देशों के साथ भी सहयोग हो रहा है। भारत इस तरीके का क्या करता है, संयुक्त अभ्यास करता है। अब इसके अतिरिक्त समुद्री इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोपेलाइन प्रणाली है उसको विकसित करेगा, जिससे अंतर सरकारी समझौते के तहत इसको अंतिम रूप देने की सहमति हुई है, जहां पर ब्रिटेन और भारत मिलकर काम करना चाहता है समुद्री क्षेत्र में। इसके अतिरिक्त लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल का LMM आपूर्ति, यह बहुत ही चर्चा का विषय। LMM मिसाइल जो क्या कहता है, लाइट वेट है, हल्की होती है और मल्टी रोल इसका होता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, भारतीय जो वायु रक्षा क्षमता को मजबूती मिलेगी, नई सरकारी समझौते होंगे। तो इस तरीके से बाजारों में क्या होगा, जो रक्षा बाजार है उसमें मजबूती मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत का जो रक्षा क्षेत्र में जो संकल्पना, उसको भी बल मिलेगा। आतंकवाद और उग्रवाद के क्षेत्र में ध्यान रखिएगा, शून्य सहिष्णुता नीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की पुनः पुष्टि की गई है। ब्रिटेन ने बोला है कि जो भारत जीरो टॉलरेंस का नीति जो अपनाता है आतंकवाद के लिए, उग्रवाद के लिए, ब्रिटेन भी उसके साथ है। तो इस तरीके से क्या किया गया, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए बात की गई। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा, जब हम जलवायु और ऊर्जा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस मंच पर भारत के साथ वो दिखता है, अभी नहीं बहुत पहले से भी दिख रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिएगा। नेट जीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहयोग के लिए पुष्टि किया है। ये जो संयुक्त वार्ता आपको वक्तव्य जारी किया गया उसमें ये बात बोली जा रही है कि हम लोग जो नेट जीरो का लक्ष्य रखे हैं, भारत 2070 तक रखा है, तो इस तरीके से हम प्राप्ति के लिए सहयोग करेंगे। भारत यूके जलवायु वित्त पहल की बात किया है, क्लाइमेट टेक स्टार्टअप फंड की शुरुआत की बात की है। तो इस प्रकार के नए नए कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, रिविजन कीजिएगा, इसको 2-3 दफा पढ़िएगा ना तो याद हो जाएगा क्या क्या है कॉन्सेप्ट नए आए हैं जिसमें दोनों देश सहयोग कर सकते थे। इसको याद रखना है। ब्रिटेन सरकार भारतीय स्टेट बैंक, ध्यान रखिएगा, उसके साथ समझौता किया। जो ब्रिटेन का सरकारी बैंक है और भारत का भारतीय स्टेट बैंक, दोनों ने MOU साइन किया। किसके लिए, जलवायु तकनीक के लिए। ध्यान रखिएगा, जलवायु तकनीक के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वित्त प्रबंधन या इस प्रकार के कुछ भी विकल्प हमें प्राप्त होगा, दोनों संस्थान मिलकर जलवायु तकनीक को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे। AI स्टार्टअप के लिए निवेश करेगा, ये भी याद रखना। इस पर जलवायु में AI जो स्टार्टअप होंगे कंपनियां, उसके लिए वित्त फंडिंग करवाएगा। तो ये चीज़ें सारी चीज़ें याद रखना है। फिर ऑफशोर विंड
टास्क फोर्स की स्थापना की बात की है, ताकि हम जो है ना विंड से क्या कर पाए, लाभ ले पाए, पवन ऊर्जा से लाभ ले पाए। उसके लिए ऊर्जा क्षमता विकसित की जा रही है, दोनों देश इसके विकल्पों की तलाश करेंगे। तो ये सब याद रखना है जलवायु और ऊर्जा क्षेत्र में। तो नवीकरणीय ऊर्जा बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत ब्रिटेन ने क्या काम किया। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर रहेगा तो ये सब बातें आप लिख सकते हैं उसको अच्छे से। थोड़ा सा क्या करना है कि आपको इसका मेमोराइज कर देना है और एक्सप्लेन अच्छे से इसको डिटेल्स को कर दीजिएगा, सारी चीज़ों को आपका आंसर बन जाएगा। अब इसके अतिरिक्त शिक्षा, संस्कृति, जनसंपर्क में इसे स्टार रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है। देखिए शिक्षा में हम लोग दोनों देश रणनीतिक सहयोग करना चाहते हैं, स्ट्रेटजी पार्टनरशिप करना चाहते हैं, जहाँ पर प्रमुख स्तंभों के तौर पर हमें देखना चाहते हैं। अब 9 प्रमुख विश्वविद्यालयों भारत ने में यूके के 9 प्रमुख विश्वविद्यालयों के परिसर स्थापित करने की प्रक्रिया तेज हुई है। तो 9 परिसर ब्रिटेन के आ रहे हैं भारत में। तो ध्यान रखिएगा क्षेत्र डेवलप होंगे, जिसके माध्यम से हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो संकल्पना रखे हुए हैं वैश्विक शैक्षणिक व्यवस्थाओं को अपने यहाँ स्थापित करने के लिए, तो यह भी क्या होगा, उस प्रकार के शैक्षणिक व्यवस्थाओं को लागू करने में सहयोग देगा और इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डेवलप कर पाएंगे। इस तरीके से चीज़ें याद रखें। जैसे साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय गुरुग्राम में पहला बैच आरंभ करेगा, लिवरपूल, यॉर्क, जो एबरडीन, ब्रिस्टल विश्वविद्यालय यूजीसी के आपको प्रोग्राम चलाएगा, क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट और क्वांट्री यूनिवर्सिटी को गिफ्ट सिटी गुजरात जो है वहाँ पर स्वीकृति दी गई है। और हाल ही में ध्यान रखिएगा गिफ्ट सिटी में आपको भारत ब्रिटेन के बीच जो विदेशी लेन देन होता है उसके लिए सेंटर खोले गए हैं, तो उसको भी याद रखना है। अब लैंकस्टर और सर्रे विश्वविद्यालय के नए परिसरों के लिए अनुमति दी गई है। प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी एमएमपी के लिए क्रियान्वयन पर जोर देने की बात की, ताकि हम क्या कर पाए कि हम इस प्रकार का जो ब्रिटेन से लोग यहाँ आएंगे, भारत से वहाँ जाएंगे, तो हम इसके लिए नियम कानून को सुचारू रूप से चला सके। और भारत प्रवासी समुदायों के लिए द्विपक्षीय संबंधों को महत्वपूर्ण रूप से स्थान दे रहा है। इस तरीके से नए विकल्प की तलाश करा। इसे स्टार रखिएगा कि कैसे शिक्षा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 9 विश्वविद्यालय भारत में, ब्रिटेन के जो विश्वविद्यालय भारत में नए विकल्पों की तलाश कर रहे हैं, कैसे नए अवसरों को सृजित करेंगे और हमारे जो इकोसिस्टम है एजुकेशन का उसको कैसे बदलेंगे। इस तरीके से कुछ सहयोग चीज़ों को समझने का प्रयास करना है। अगर हम इसके अतिरिक्त बात करें क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग का, तो ध्यान रखिए यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सुधार की जब भी बात होती है भारत के साथ ब्रिटेन खड़ा दिखता है हालिया कुछ वर्षों से। तो यह एक नया क्या है, विकल्प तलाश दे रहा है भारत को कि हाँ स्थायी सदस्यता मिलना चाहिए इसके लिए। तो भारत इसके लिए भी प्रयत्न है कि सभी देश जो स्थायी सदस्य का है। चीन के भी कुछ सुर बदले हाल के दिनों में, ध्यान रखिएगा। तो यूनाइटेड नेशन जो 5 स्थायी सदस्य लगभग सभी लोग क्या कह रहे हैं, बाकी लोग तो पहले से ही भारत के स्थायी सदस्यता है तो बात करते हैं, पर चीन का यहाँ मामला फंसा हुआ था। तो चीन भी हाल के दिनों में कुछ सुर्खियां बदला है। अगर वो लगातार बदलता है तो जल्द ही भारत अस्थाई आपको सदस्यता को लेकर उस पर वोटिंग हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब राष्ट्रमंडल संगठन जलवायु परिवर्तन और सतत विकास में सहयोग की सहमति दिया है। जो राष्ट्रमंडल संगठन हम लोग का कॉमनवेल्थ आपको बनाया गया है, उसमें ध्यान रखिएगा, उसमें भी जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के लिए साझे हित की बात की गई है। अब यूक्रेन संकट पर न्याय संगत शांति और गाजा संघर्ष पर संयम, युद्ध विराम और 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन दोनों देश करते हैं। ध्यान रखिएगा अभी भारत हालांकि वोटिंग नहीं दिया था, ब्रिटेन आपको पहले से ही बोल रखा है कि हम मान्यता दे रखेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें याद रखिए। जब मैंने आप लोगों को क्लास में याद होगा 2 राष्ट्र सिद्धांत बताया था, वहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट बताए थे, तो थोड़ा सा याद रखना सारी चीज़ों को। अगर द्विपक्षीय व्यापार की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि हम सारी तो बातें कर ले रहे, राजनीतिक रूप से किस प्रकार के संबंध को विकसित करेंगे, द्विपक्षीय जो हमारे शैक्षणिक संस्थान वो कैसे विकसित होंगे, या हम जलवायु के लिए क्या करेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए क्या करेंगे, सारी बातें सही है। पर बात किस पर होगी, किस प्रकार का आर्थिक संबंध स्थापित हुए ना, कितना हम ले रहे हैं, कितना दे रहे हैं, किस प्रकार का हम लाभ ले पा रहे, उसी आधार पर। तो ध्यान रखिएगा अभी जो 56 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया दोनों का द्विपक्षीय व्यापार, अभी 2030 तक दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है। तो अभी हम लोग 25 में है, तो 5 साल के अंदर इसको दुगना कर लेना। तो ये फैक्ट याद रखना, भारत यूके द्विपक्षीय व्यापार लगभग 56 बिलियन आपको अमेरिकी डॉलर है। कुल वाणिज्यिक व्यापार कितना हो रहा है, 23 बिलियन। और सेवा के लिए ध्यान रखिए कुल सेवा का व्यापार आपको 33 बिलियन का हो रहा है। तो सेवा क्षेत्र का जो
जो आपको व्यापार है ज़्यादा है, तो भारत इसका लाभ ले सकता है, क्योंकि भारत का सेवा क्षेत्र हर जगह इसका डिमांड है उसके प्रोडक्ट का। भारत यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक जो व्यापार समझौते किया है उस पर हस्ताक्षर किए, जिससे 99% जो निर्यात है, भारत के निर्यात जो अभूतपूर्व शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करता है यूके को। यह भी ध्यान रखिएगा, तो वस्तुएं सस्ती होंगी तो डिमांड ज़्यादा बढ़ेगा, तो और भी हम क्या कर पाएंगे, बेहतर काम कर पाएंगे, लाभ ले पाएंगे। व्यापार मूल्य का लगभग 100% क्या किया गया, छूट दिया गया, जिसमें बहुत से वस्तुओं को शामिल किया, जैसे श्रम प्रधान क्षेत्र है, साथ ही इंजीनियरिंग सामान, रसायन, जो कंपोनेंट होते हैं उस तरीके की चीज़ें, समुद्री उत्पाद, रत्न, आभूषण, जहाँ पर भारत इसको व्यापार करता है, कपड़ा, चमड़ा, इस प्रकार के उत्पाद भारत ब्रिटेन और क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम इसका लाभ ले सकते हैं। क्लियर है? इसके अतिरिक्त ध्यान रखना, चलिए ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ते हैं तो 2-3 चीज़ें याद रखिएगा। जो बदले हुए आयामों में भारत और ब्रिटेन एक दूसरे के साथ नज़दीकियाँ आ रहे हैं, उसके पीछे का मूल कारण एक आर्थिक है, दूसरा राजनीतिक है, वैश्विक रूप से बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में बहुध्रुवीय कॉन्सेप्ट में लोग जाना चाहते हैं, तीसरा याद क्या रखना है कि जो ग्लोबल साउथ के देश है उसमें भारत अपने हित को देख रहा है, ब्रिटेन भी अपने हित को देख रहा है, तो जो ग्लोबल साउथ के देश है, जो अल्प विकसित और विकासशील देश हैं, ध्यान रखिएगा उसमें भारत की पैठ ज़्यादा है, भारत की स्थिति मजबूत है, तो चाहता है ब्रिटेन बाईपास होकर हम उनके हितों की पूर्ति कर पाए, अपने हितों की पूर्ति कर पाए, इस तरीके से भारत के संबंध बेहतर होंगे दोनों देशों के बीच। क्लियर है? अब इसके अतिरिक्त चलिए पीटी फैक्ट प्रश्न लीजिए कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर है कि भारत की पहली आधिकारिक राजकीय यात्रा कब हुई है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन के अनुसार आप सही उत्तर दे सकते हैं, बहुत इजी है, तो आप इसे जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इसके अतिरिक्त ध्यान रखना है, दूसरा प्रश्न क्या है, ग्रेट ब्रिटेन में निम्नलिखित में से कौन कौन से देश शामिल होते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन आप दे सकते हैं, इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड वेल्स है, इंग्लैंड आयरलैंड वेल्स है, और स्कॉटलैंड वेल्स उत्तरी आयरलैंड है, और इंग्लैंड उत्तरी आयरलैंड वेल्स है। तो ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से देश है आपको मैंने बेसिक के तौर पर बताया। इस प्रकार के प्रश्न पूछा जा चुका है, ऐसा नहीं कि यूपीएससी के पहले के पेपरों में पूछा जा चुका है 2000 से पहले, तो ऐसा नहीं कि प्रश्न नहीं पूछा जाता, पूछा जाता है। क्लियर है? अब चलिए मेंस का एक क्वेश्चन लीजिए, और यह बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है जिसको आप लोग अभ्यास जरूर करें। इस प्रकार के प्रश्न का अगर अभ्यास करके जाते हैं ना, तो किसी प्रकार का भारत और ब्रिटेन के बीच संबंध पूछ देगा, किसी भी एंगल से आप बेहतर तरीके से उत्तर लिख कर आइएगा। हाँ, प्रयास जरूरी है करना। जैसे भारत ब्रिटेन विजन 2035 भारत ब्रिटेन संबंधों में एक नई दिशा प्रस्तुत करता है। वैश्विक दक्षिण, ग्लोबल साउथ की बात मैं अभी कर रहा था ना, उभरते नेतृत्व के रूप में भारत की भूमिका ब्रिटेन जैसे पारंपरिक यूरोपीय शक्तियों के साथ उनके संबंधों को कैसे पुनर्प्रभाषित करता है, कर रही है, इस प्रकार से प्रश्न बनाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर भारत ब्रिटेन विजन की बात करना है। दूसरा, ग्लोबल साउथ में भारत और ब्रिटेन की नई उभरती रणनीतियों को दिखाना, और जो हमारे यूरोपीय शक्तियां पहले रही हैं, पारंपरिक रूप से भारत के संबंध रहे, उसके बीच नए परिभाषा क्या गढ़े जा रहे हैं, उन सारी बातों को आपको क्या करना है, शॉर्ट आउट में लिखना है, पॉइंट में लिख देना है। क्लियर है? इसका उत्तर आप लोग कहाँ भेज सकते हैं, पेड जो ग्रुप है डीएनए का, आप वहाँ गर्ल और बॉय का अलग अलग बनाया हुआ, तो आप उसमें भेज दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए यहाँ पर मॉड्यूलर कमांड और नियंत्रण सिस्टम सक्षम की बात करिए। कुल मिलाकर क्या है यह हमारे रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देगा। जहाँ का हम बात करेंगे स्वदेशी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा, सेना इसको खरीद रही है। अब जो मॉड्यूलर कमांड और आपको नियंत्रण प्रणाली सक्षम है, ये कौन बनाएगा इसे, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बनाएगा इसे, गाजियाबाद के सहयोग से विकसित कर यह प्रणाली ड्रोन और अन्य अनमेंडेड एरियल जो है सिस्टम की क्या करेगा, रियल टाइम पहचान करेगा, ट्रैकिंग करेगा और निष्क्रियकरण करने के सक्षम होगा। एक प्रकार का मशीन होगा जो क्या करेगा, इस प्रकार का कोई ड्रोन है, इस प्रकार का कोई आर्मेंड एरियल सिस्टम है, यूएसए जिसे हम लोग कहते हैं, जो आपको ऊंचाई पर 3000 से अधिक ऊंचाई पर क्या मीटर पर उड़ता है और गोला बारूद गिराता है, या टोही विमान के तौर पर भी हम इसे देख सकते हैं। अमेरिका ने इसका अफगानिस्तान में बहुत यूज़ किया था। तो इस चीज़ों को याद रखना। इस प्रकार के हम क्या करेंगे, इसके लिए ट्रैकिंग करवाए कॉन्सेप्ट और किस प्रकार से नष्ट किया जा सकता है, इसके लिए सक्षम कॉन्सेप्ट लेकर आए। तो अभी जैसे ही नई प्रौद्योगिकियों की बात करती है, ड्रोन तकनीक
बहुत ही चर्चा का विषय है। सभी देश इसमें अपना सबसे क्या करना चाहते हैं, इनोवेशन करना चाहते हैं। तो इस तरीके से भारत का भी याद रखिएगा। अगले वर्ष तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया है, तो इस तरीके से याद रखिए। एक याद रखिएगा, फास्ट ट्रैक पर जो प्रोक्योरमेंट है, एफटीए के तहत इसको क्या किया गया है, इस आइडिया को लिया गया है ताकि हम इसको फास्ट ट्रैक पर इसे लागू कर सकें। अब यह क्या है, फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट? तो यह याद रखिए, भारतीय सशस्त्र बलों में जो हथियार प्रणाली है, रक्षा उपकरण, उसकी खरीद को तेजी की लाने के लिए एक प्रक्रिया के तौर पर देखते हैं। जो कारगिल युद्ध हुआ था उसके बाद यह कॉन्सेप्ट आया, जहां पर क्या बोला गया, रक्षा मंत्रालय अपने नीतिगत फैसले, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय कार्यालय लागू किया जाता है और क्या करेगा, सशस्त्र बलों से साथ एक मीटिंग करेगा, एक अपनी रिपोर्ट के माध्यम से डायरेक्ट खरीद सकता है इस ट्रैक में। जो भी इसमें लिस्टेड दिए जाएंगे, लिस्टेड किए जाएंगे, उसको फास्ट ट्रैक पर रखकर क्या करना, खरीदना है। तो इसके लिए 2001 के बाद जो कारगिल युद्ध हुआ था 1999, उसके बाद यह प्रक्रिया 2001 के बाद आया और कुल मिलाकर जो रक्षा उत्पाद है उसको खरीद की प्रक्रिया को तेज करना इसका उद्देश्य है। इसका अतिरिक्त ध्यान रखिएगा, जो अनमेन्ड एरियल सिस्टम है जिसे यूएस कहते हैं, UAS कहते हैं, ध्यान रखिएगा, UAS जो रहता है मानव रहित हवाई प्रणाली, जो क्या करता है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें मानव रहित हवाई वाहन के तौर पर यह रिमोट कंट्रोल स्टेशन से संचालित होता है। तो इसमें क्या होता है कि मानव की मौजूदगी के बिना संचालित किया जा सकता है। कहने का मतलब, हम एक रूम में सेटअप लगाकर इस वाहन को हम दूर तक भेज सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। किसी खतरनाक मिशन पे इसको भेज सकते हैं। मान लीजिए जैसे अभी हाल ही में हुआ था, बॉर्डर क्रॉस पर हमले किए गए थे भारत के द्वारा, तो इस प्रकार के चीज़ों को यूज़ किया गया था। स्वदेशी UAS जो हमारा जो UAS है, अनमेन्ड एरियल सिस्टम है, उसको यूज किया गया था, उसकी चर्चा हुई थी। उसके बाद भारत में स्वदेशी रक्षा उत्पादों की मांग और बढ़ गई। तो ध्यान रखिए, इस तरीके से याद रखिए, यह टोही होता है, निगरानी करता है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए काम करता है। इसका अतिरिक्त इसका हम कहाँ कर सकते हैं, इस प्रकार के जो ड्रोन होंगे कृषि क्षेत्र में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ हाई वीडियो और उच्च रेजुलेशन के सेंसर लगे होते हैं, उससे हम स्पष्ट दक्षता के साथ इसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपको बनाए जा सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, उद्देश्य पर इसका क्या होता है, जो हम सक्षम लाएंगे उसका उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा तो पहला पॉइंट होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा और हवाई खतरों से निपटान करना है। तो ध्यान रखिएगा, टेक्निकल बैटलफील्ड स्पेस, जो हम टेक्निकल बैटलफील्ड स्पेस में आगे हो पाएंगे, हम इसकी दक्षता प्राप्त कर पाएंगे। याद रखिए 3000 मीटर, याद रखिए लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई तक यह हवाई क्षेत्र, जिसमें अब थल सेना के नियंत्रण में ध्यान रखिए शामिल करने का निर्णय लिया गया है। एयर लिटोरल इसको कॉन्सेप्ट दिया गया है, जहां पर 3000 मीटर तक जो ऊंचाई वाले होंगे सब थल सेना उसको नियंत्रित करेगा। हालांकि उससे नीचे जो होगा वो आप निजी लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। अलग अलग बनाए गए हैं ड्रोन, नीति बनाए गए उसके माध्यम से। अब ध्यान रखिए, ऑपरेशन सिंदूर में इसकी चर्चा बहुत हुई थी, जहां पर इस प्रकार के स्वदेशी ड्रोनों की चर्चा हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न बना है। अब व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य और सीमाएं इसकी क्या है। अगर मान लीजिए हम इस प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट दे देते हैं, तो भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर लोगों के हित इंपॉर्टेंट है ना। इसके लिए ध्यान रखना क्या है, विकास और तैनाती चुनौती क्या होगा। तो बहु सेंसर डेटा और वास्तविक समय जो डाटा का संकेंद्रण कैसे किया जाएगा, रियल टाइम वाचिंग कैसे की जाएगी, उसके लिए डाटा बैंक कैसे बनाए जाएंगे, डाटा का जो डाटा बैंक बनेगा उसको नियंत्रित कौन करेगा, किस तरीके से नियंत्रित किया, लोगों का उस पर कितना कमांड होगा। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जहां पर आपको सबसे पहले तो यही चुनौती को दूर करना होगा। दूसरा, ऑपरेशन इंटीग्रेशन, किस प्रकार से ऑपरेशनल इसको किया जाएगा। थल सेना के साथ एयर डोमेन मैनेजमेंट का समन्वय किया जाएगा। सीमाओं पर स्पष्ट निर्धारण, जैसे एयर लिटोरल नियंत्रण रूल्स लागू किए जाएंगे इस प्रकार से। तो ध्यान रखिए, इसके लिए जरूरी होगा कि एयर लिटोरल नियंत्रण रूल्स को और भी मजबूत दिया जा सके, मजबूत बनाया जाए, ताकि जो ऑपरेशनल होगा इसका इंटीग्रेशन, थल सेना आपको तीनों हमारी जो भारतीय सेना है, और जब काम करे तो तीनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम। निरंतर उन्नयन की बात करें, रियल टाइम पर किस प्रकार के खतरे की पहचान कर पाएगा, कितना ये खतरों को किस रूप से देख पाएगा। मान लीजिए भीड़ जा रहा है, आप भीड़ को सेंसर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। नहीं तो पता चला भीड़ को देखकर गोल अपना बम गिरा दे। ये सब भी है, बहुत से मामले हैं जहां पर हम AI मॉडल और सिग्नल इंटेलिजेंस अपडेट्स नियमित रूप से आवश्यक होंगे कि हम इसको अपने जो सिग्नल जो हमारे
जो सिग्नल हमारे इंटेलिजेंस के हैं उसके साथ अपडेट करते किया जाए, कोडिंग किया जाए ताकि कोई इसको हैक ना कर सके इस तकनीक को। तो ये सब सारी चीज़ें इसके साथ एक संभावनाएं के तौर पर है। तो ये सब चीज़ें याद रखें, शॉर्ट टॉपिक था। चलिए अब एक पीटी का क्वेश्चन यहाँ से लीजिए, सक्षम प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? समुद्र निगरानी बढ़ाना, ड्रोन और अनमेड एरियल सिस्टम रियल टाइम पर पहचान करना, ट्रैकिंग और निष्प्रभावीकरण करना इसका उद्देश्य है, या उपग्रह संचार स्थापित करना, केवल सैन्य कर्मियों का प्रशिक्षण करना। क्या इन सभी में कौन सा आपको ऑप्शन लग रहा है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन ही है। चलिए एक क्वेश्चन और इसमें है, एयर लिटोरल शब्द का यहाँ क्या अर्थ है, या निम्नलिखित में से क्या अर्थ होता है, यह भी लिखा जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है, जैसे समुद्री और भू सीमाओं का संयोजन करना, जमीन के ऊपर का वह हवाई क्षेत्र जिसे थल सेना के नियंत्रण में रखा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एयर लिटोरल शब्द क्यों चर्चा में रहा है? समाचार पत्रों में इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। केवल समुद्री सतह पर उड़ान भरने के लिए वाले विमान, उपग्रह नियंत्रित क्षेत्र, ये चारों ऑप्शन में से कौन आपको सही लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लियर है? इसका उत्तर आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से कवर करना है। जो A4 साइज का पीडीएफ दिया जाएगा ना, उसका आंसर नीचे आंसर की के तौर पर लिखा रहा है। जो भी जितने प्रश्न होंगे 8, 9, 10 जो भी प्रश्न होंगे पीटी फैक्ट के, तो आपको PTMCQ को आपको दे दिया जाएगा, और उसके नीचे आपको क्या रहेगा, मेंस का भी क्वेश्चन का मॉडल आंसर आज के बाद दिया जाएगा। चलिए इस न्यूज़ को आइएगा, इस न्यूज़ को आप लोग केस स्टडी के तौर पर समझिएगा कि मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ कि सभी प्रशासनिक अधिकारियों को, इकोसिस्टम को, हम बात कर रहे हैं प्रशासन, न्याय और समाज में प्रबुद्ध, जो प्रबुद्ध व्यक्ति समूह है उसको यह विचार करने की आवश्यकता है। हम विकसित भारत 2047 का लक्ष्य रखे हुए, और हम अभी भी कुछ ऐसी घटनाओं का वर्णन देख रहे हैं जहां पर जाति सूचक प्रताड़ना की चीज़ें सामने आ रही है। मैं हाल का ही एक केस स्टडी बताऊं ना, मेरे यहाँ कोई एक व्यक्ति के द्वारा यह बोला गया कि मैं उस व्यक्ति के हाथ का छुआ नहीं खाऊंगा। सोच के देखिए, कोई व्यक्ति विशेष होगा अगर इस प्रकार के विचार रख रहा है, तो सारी लोकतांत्रिक मान्यताएं जो हमने बना रखी है कि भारत के लोग, वो धराशायी हो जाए। समानता की बात करते वो धराशायी हो जाएगा। या इस प्रकार का कुछ भी हम नए कॉन्सेप्ट लाना चाहते हैं, तो हम कितना भी कानूनन उसको मजबूत कर दे, कितना भी उसको प्रशासनिक तौर पर मजबूत कर ले, दो कौड़ी की बात रह जाएगी जब कोई व्यक्ति विशेष अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपने कर्तव्य में क्या नहीं कर रहा है, परिवर्तन नहीं कर रहा है जाति वर्गों के साथ। वो किसी भी जाति वर्ग के साथ हो सकता है, ये चीज़ें ध्यान में रखनी। क्लियर है? तो यहाँ पर ध्यान सॉरी, IPS वाई पूरन कुमार आत्महत्या 7 अक्टूबर को करते हैं। 2 दिन के बाद पुलिस प्रशासन क्या करती है इनके, अब क्यों कर रही है, जब इनके परिवार वाला धमकी दिए हैं कि हम तभी करेंगे पोस्टमार्टम जब FIR हो जाएगा जो लोग इनको प्रताड़ित किए। 8 पन्नों के सुसाइड नोट लिखते हैं जिसमें बहुत से प्रबुद्ध व्यक्तियों का नाम आता है, प्रशासन के ही लोगों का नाम आता है। तो ध्यान रखिएगा, अब कोई परिवार, पीड़ित परिवार धमकी देकर यह काम करा रहा है एक IPS के लिए, तो सोच के देखिए आम लोगों का क्या बुरा हाल होता होगा। उनका तो फाइलिंग ही नहीं होता होगा। इन पराकिन पुलिस प्रशासन, तो याद कीजिए मैं पुलिस प्रशासन का कुछ दिन पहले DNA ले रहा था, क्या क्या बात बोला था। आप बहुत बड़ा चांद के चक्कर में मत रहिए, पहले अपने धरातल को ठीक कीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट को ठीक कीजिए। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि पुलिस प्रशासन के कार्य, पुलिस जो प्रशासन है उसके क्रियान्वयन से संबंधित गतिविधियों को ठीक कीजिए, वही सबसे बड़ा जड़ है। वो क्यों कर रहा है, उसके पीछे के विकल्पों की तलाश कीजिए। देखिए मैं कुछ दिन पहले, 5-6 दिन पहले ही DNA में सब बातें किया हूँ, पुलिस प्रशासन में कैसे सुधार होने चाहिए। तो मैंने विधि और कानूनी तौर पर सुधार की बात नहीं किया था। इकोसिस्टम अंदर से खराब है, एक IPS प्रताड़ित हो रहा है, तो सोच के देखिए हमारा इकोसिस्टम कैसे काम पुलिस प्रशासन का कर रहा होगा। जहां पर उसी वर्ग के लोग, जैसे हरियाणा के DGP शत्रुजीत कपूर, रोहतक के SP नरेंद्र बजारनिया समेत आपको और भी 14 लोगों का नाम आता है, जिसमें 2 पूर्व आपको DGP भी शामिल हैं। तो सोच के देखिए उन्हीं महकमे के लोग ही मिलकर अपने महकमे के एक व्यक्ति का जान ले रहे हैं।
केवल इसलिए कि वो किसी जात खास वर्ग से आता है, या इस प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं कि उनको टारगेट कर लिया गया किसी काम के लिए। तो आप सोच के देखिए प्रशासन में जब नीचे पदों के लोगों के साथ क्या होता होगा, और जब वो रियल टाइम पर जाता होगा अपने जॉब को करने अपने फील्ड में, तो जनता के साथ कैसे प्रतिक्रिया करता होगा। तो इस तरीके के हम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की बात करें जहाँ पर बड़ी बड़ी बातें तो होती हैं, पर जब हम उसको रियल टाइम पर जब हम इसको ग्राउंड में देखते हैं जनता के साथ प्रतिक्रिया के तौर पर, तो जनता का हमेशा शोषण करता हुआ दिखेगा ये सारे लोग। और क्या बोलेंगे, हम प्रशासनिक महकमे के सबसे प्रबुद्ध व्यक्ति है। सत्ता का अभ्यास में ये नशा चोर इतने रहते हैं ये लोग कि इनको पता ही नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम पूरे भारत के इकोसिस्टम को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। सत्ता के नशे में इस प्रकार के चूर लोग रहते हैं। जब राजनीति में अपराधीकरण होता था तो केवल यही बोला जाता था कि नहीं, राजनीति में अपराधीकरण इसलिए हो रहा है कि पुलिस का पूरा सपोर्ट होता है, पुलिस का पूरा सपोर्ट होता है, इकोसिस्टम उसके लिए तैयार किया कराया जाता है। सोच के देखिए ना, इस तरीके से चीजें होती रहती है। तो आप ध्यान रखिएगा, भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के तहत आत्महत्या के उकसाने के लिए, तो आपको याद होगा बीएनएस बना है, भारतीय जो न्याय संहिता वो नहीं बनी है, जो हमारा पहले का आईपीसी था उसे हटा दिया गया है। तो उसके जगह 108 धारा याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके तहत 3(5) और 3(1) के आर के तहत SC एक्ट और ST एक्ट भी इन पर लगा है, इन लोगों पर लगा है। तो अब ये थोड़ा हिसाब देंगे, जिसमें न्यूनतम 6 माह का सजा है और अधिकतम आजीवन कारावास भी होता है। अब जो बीएनएस है उसमें कुल कितने अध्याय 19 है, धारा 356 है, ये भी याद रखना है। तो ये सब थोड़ा सा पीटी फैक्ट के स्तर पर, उसके बाद हम चर्चा करेंगे आगे, क्योंकि न्यूज़ को पहले समझना भी तो है, उसके बाद हम इसके सारे व्यापक जो प्रश्न है उसको देख लेंगे। इसके तो बीएनएस चर्चा में आया है, तो ध्यान रखिए बीएनएस क्या है। एक नया आपराधिक कानून जो 2023 में आपको क्या किया लाया गया, और 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाता है। जो 1860 का जो आईपीसी कानून था, जो इंडियन पेनल कोड था, ध्यान रखिएगा, उसको उसके जगह पर 160 साल पुराना कानून था, उसे हटाकर उसके जगह यह लागू होता है 1 जुलाई 2024 से। तो अब देश में न्यायिक दंड देने की प्रक्रिया इसी से अब रेगुलेट हो रही है। आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाना इसका उद्देश्य है। अधिकारों को प्राथमिकता देना, डिजिटल युग में अपराधों के निपटने के लिए। कितना भी बना लीजिए, कितना भी नए नए शब्द गढ़ लीजिए, कितना ही मोती का माला क्यों नहीं पहन लीजिए, जब वैचारिक रूप से लोग इसको जो लागू करने वाले लोग हैं, जब वही भक्षक बन जाएंगे तो रक्षक की कल्पना क्या कीजिएगा आप। तो इस तरीके से समझिएगा। फिर वहीं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की बात करें, SC ST अत्याचार निवारण, जो हम प्रिविजन ऑफ जो एटोरेशन कर रहे हैं, जो प्रताड़ित कर रहे हैं, जो 1989 का एक्ट है, 11 सितंबर 1989 में ये क्या होता है, लागू होता है। तो इसको डेट को याद रखना है। प्रभावी कब से किया गया, आपको 30 जनवरी 1990 से, तो ये भी आपको याद रखना। फिर 2019 के बाद आपको यह होता है जम्मू कश्मीर में संपूर्ण भारत में विस्तार कर दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें याद रखें। इसका उद्देश्य क्या है कि SC ST ध्यान रखिए, उनके विरुद्ध किसी प्रकार का भेदभाव है, भाषा को लेकर, जाति को लेकर या सामाजिक उत्पीड़न कराया जा रहा है, हिंसा, अत्याचार, शोषण को रोकना इसका प्राथमिक उद्देश्य है। उनके सामाजिक सम्मान और सुरक्षा न्याय के लिए भी सुनिश्चित करना है। तो ये सब शब्द याद रखिए। सामाजिक सुरक्षा और न्याय सुरक्षा हम कैसे दे सकते हैं, इसके लिए हम इस एक्ट की बात करते हैं। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा नोट। अब संवैधानिक रूप से, विधिक रूप से तो ये दिया गया है अधिकार, पर संवैधानिक रूप से हम क्या दिए हैं, संवैधानिक रूप से या भारतीय संविधान क्या दिया है, तो 3 आर्टिकल जरूर याद रखिएगा, जिसमें आर्टिकल आपको 15(4) है और 17 और 46। 15(4) क्या बोलता है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से इसको पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करता है, जिसमें ये भी आते हैं वो अपने पिछड़े जो लोग हैं उनको अपने सामाजिक उत्थान के लिए, शैक्षणिक उत्थान के लिए काम कर सकेंगे, उसके लिए व्यवस्था मौलिक अधिकार में ही कर दिया गया। और अनुच्छेद 17 जहाँ पर अस्पृश्यता का अंत किया गया, जो SC ST के लिए लागू होता है, तो अनुच्छेद 17 के तहत यह दंडनीय अपराध है। हालांकि इसके लिए विधि 1989 में बनाया गया इस प्रकार के एक्ट के लिए ध्यान रखिएगा। अब 1946 अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए शैक्षणिक और आर्थिक हितों के संवर्धन के लिए राज्य को प्रतिबद्ध बनाया गया। हालांकि राज्य कितना काम करेगा उसके आर्थिक स्थिति पर डिपेंड करता है, राजनीतिक
समीकरण पर भी डिपेंड करता है। पर ध्यान रखिएगा, राज्य को भी जवाबदेह बनाया गया आर्टिकल 46 के लिए, क्योंकि राज्य का नीति निर्देशक तत्व यही कॉन्सेप्ट लेकर चलता है, उसे बाध्य नहीं किया जा सकता, पर ऐसी अपेक्षा की जाती है कि वो इस प्रकार से कार्य वो करे। न्यायिक व्यवस्था भी, जो न्यायिक प्रणाली है वो भी यही अपेक्षा करती है कि राज्य इसके लिए प्रतिबद्ध हो, कार्य करे। हालांकि मौलिक मामले में ही न्यायिक व्यवस्था क्या कर प्रश्न चिन्ह किया जा सकता है, हालांकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसे प्रश्नगत नहीं किया जाता। फिर भी हम मानिए यह कि राज्य प्रतिबद्ध है, राज्य काम भी किया, ऐसा नहीं कि राज्य काम नहीं करता। राज्य कहने का मतलब जो आर्टिकल 12 में परिभाषित है। अब ध्यान रखिएगा, अब इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है, एक सेकंड, ये थोड़ा सा पीछे वाला का आ गया, इसको डिलीट कीजिएगा। चलिए, अब जो SC ST है वो क्या है, शोषण अत्याचार के मामले में आंकड़े के आधार पर बता पाइएगा वास्तविक स्थिति क्या है। नहीं तो ऐसे तो हम सामाजिक तौर पर यही कह देंगे, हाँ उस राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है, इस राज्य में कम उत्पीड़न हो रहा है, दक्षिण के राज्यों में कम उत्पीड़न होता है, उत्तर के राज्यों में अधिक उत्पीड़न, भारत के उत्तर में। तो यह आंकड़े के आधार पर ही तय हो पाएगा किन राज्यों में सबसे ज़्यादा हो रहा है, किन राज्यों की स्थिति कैसे, सरकार उस पर क्या काम कर रही है। तो 13 राज्य का नाम याद रखना है। 13 राज्यों में SC ST के कुल जो मामले होते हैं उसका 97-98% इन्हीं 13 राज्यों में, देश के 13 राज्य में आते हैं। तो ध्यान रखना है, SC के मामले में सबसे ज़्यादा मामले कहाँ हैं, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र में। जो SC वर्ग में जो उत्पीड़न होता है, SC वर्गों का, तो याद रखिए इन राज्यों में सबसे ज़्यादा होता है। ST में कहाँ होता है, ST के मामलों में शीर्ष राज्य है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो ऐसा नहीं कि साउथ के राज्य नहीं है उत्पीड़न के मामले में, तो ST वर्गों का उत्पीड़न सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश, इस प्रकार के राज्यों में देखने को मिलता है। कुल 13 जो राज्य है SC ST के कुल उत्पीड़न के मामले में आपको कितना 97 से 98% क्या रखते हैं, अपना स्थान रखते हैं। तो इस तरह बहुत ही दयनीय स्थिति है, सोचने की स्थिति है कि केवल विधिक कानून बना देने से ही क्या हम इस प्रकार के सामाजिक न्याय का कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, गांधीवादी कॉन्सेप्ट को ले सकते हैं, क्या पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो हमें क्या करना होगा, किस प्रकार की कमजोरियां उसकी रेखांकित करना होगा। 2022 का रिपोर्ट आता है जिसमें इस प्रकार के आंकड़े को बताया जाता है। तो कुल मिलाकर क्या है कि SC के खिलाफ 51,656 अत्याचार के मामले दर्ज किए गए, ST के लिए 9735 अत्याचार के मामले दर्ज किए गए। और ध्यान रखना है कि यह जरूरी नहीं कि जो 100 मान लीजिए 100 व्यक्ति पर अत्याचार हो रहा है तो 100 व्यक्ति आके मामला दर्ज कर दिया होगा, यह बिल्कुल भी नहीं रखिएगा। ध्यान में रखना आपको क्या है कि जो पहुंच पाए हैं और जिनका दर्ज हो पाया उसका आंकड़ा है। जरूरी नहीं पुलिस के दरवाजे पर आके, पुलिस प्रशासन ऐसा काम करती है, आप सोच के उनके दरवाजे पर जाइएगा फिर भी केस दर्ज नहीं करते। कितना भी नियम कानून बना लीजिए, वो सारे चोर दरवाजे खोल के रखे हुए। हालांकि मैंने पुलिस प्रशासन पर जब सुधार की बात आई थी, मैं पुलिस के फेवर में बात कर रहा था, पर इन सब मामलों में जहाँ पर गलतियाँ होती हैं उनका तो विरोध करना ही पड़ेगा ना। तो ध्यान रखिए, चोर दरवाजे इतने बना के रखे हुए हैं ना, तो किसी व्यक्ति का वास्तविक उत्पीड़न कोई उच्च वर्ग का जाति का कर रहा है तो उनके बाहर निकलने का विकल्प पहले वो बता देते हैं। तो ये सारे रणनीतिकार यही लोग हैं, इनको जब तक ठीक नहीं किया जाएगा तब तक हम क्या कर पाएंगे, हम इस प्रकार के अत्याचार उन्मूलन के लिए कितना भी कानून बना लीजिए उसका वास्तविक हमको लाभ नहीं मिलेगा, या वास्तविक रूप से हम लक्ष्य तक नहीं प्राप्त करेंगे, सामाजिक न्याय तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां पर हम कल्पना कर रखे हैं। तो ये सबसे पहले याद है, इन चोर जो दरवाजा है उसको बंद करना होगा, ब्लॉकेज करना होगा। ऐसे अधिकारियों को ऐसे सजा का प्रावधान कीजिए जो रोल मॉडल के तौर पर काम करे। कोई भी ऐसा अधिकारी है, मान लीजिए अधिकारी IPS का आत्महत्या करने को मजबूर कर दिया, उन सारे लोगों को जो नाम दर्ज हैं उन पर कोई भी प्रशासनिक रुतबा का पद का दुरुपयोग ना कर ले, वो सारे को हटाइए पहले। इन सब चीज़ों के मामले में उनको इस तरह का आइसोलेट कीजिए कि चीज़ें इकोसिस्टम समझ में आ जाए कि देश का इकोसिस्टम कैसे काम करता है। जाति सूचक सारी चीज़ें सभी धर्मों में जो पंथ है सभी में, ऐसा नहीं मुस्लिमों में नहीं है जाति सूचक, जाति वर्गीकरण सब जगह है, सब जगह शोषण होते हैं अपने अपने स्तर पर। तो मुस्लिम वर्ग तो आने भी नहीं देते, बैठने भी नहीं देते किसी उपजातियों को। हालांकि ध्यान रखिए, जब शोषण की बात करते हैं तो जाति विशेष और जाति धर्म की बात से नहीं होता है कि किस धर्म किस पंथ में इसका ज़्यादा अनुसरण हो रहा है, व्यक्ति विशेष कैसा है उस पर डिपेंड करता है। अब ध्यान रखिएगा, वैसे ही हम विदेशों में चले जाते हैं, ब्लैक का कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। मैंने कुछ दिन पहले ही न्यायिक व्यवस्था में सबसे ज़्यादा न्यूट्रल कौन रहता है,
भारत का, तो उस पर आंकड़े मैंने बताया था ना, ब्लैक कॉन्सेप्ट जो, तो वो सब भी याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि भारत ही केवल इससे प्रताड़ित, तो वैश्विक स्तर पर भी लोग इसका अनुसरण करते हैं। अब ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश में 2023 में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ दर्ज मामलों में जो सुप्रीम कोर्ट में एससी के खिलाफ जो दर्ज मामले थे वो लगभग 57,789 थे। अगर मान लीजिए इसमें से उत्तर प्रदेश हिस्सेदारी सबसे बड़ी थी, जिसमें ध्यान रखिएगा कितना था, कुल 57 जो मामले थे, 57,789, उसमें 15,000 केवल उत्तर प्रदेश के ही थे। तो ये आंकड़े याद रखने। जून 2024 से फरवरी 2025 तक उड़ीसा की बात करें तो 9 महीने में कुल 2483 SC/ST के अत्याचार के मामले दर्ज किए गए। तो उड़ीसा सरकार इसके लिए क्षतिपूर्ति, और विभिन्न राज्य इसके लिए क्या करता है, क्षतिपूर्ति कॉन्सेप्ट लागू करता है। तो क्षतिपूर्ति के लिए वो वित्तीय आवंटन कर रहा है। तो इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं समझना है कि उसकी स्वाभिमान से खेला जाए। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी SC/ST वर्ग के व्यक्ति को प्रताड़ित कर दिया या इस प्रकार से उसके जाति सूचक शब्दों से या शोषण कर रहा है, तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि क्षतिपूर्ति से आप उसे पूर्ति कीजिए। मेरा स्पष्ट मानना है इसके लिए न्याय उचित होना चाहिए, न्याय उचित होना चाहिए, मेरा स्पष्ट मानना है। उसके लिए प्रशासन हो, न्यायिक व्यवस्था हो, सभी अपने अपने स्तर पर बेहतर काम करें। बाद में क्षतिपूर्ति सबसे आप उसे अधिक रोजगार, अधिक विकल्प देने के लिए दे सकते हैं, लालच दे सकते हैं, पर उसके स्वाभिमान के साथ खेलने का किसी को अधिकार नहीं है। संविधान भी यही बोलता है। उसके बाद क्षतिपूर्ति प्रणाली के तहत SAACR पोर्टल जारी किया जो पीड़ितों को मुआवजा देने की व्यवस्था करता है उड़ीसा सरकार में। तो इस प्रकार के इनिशिएटिव हाल में लिए गए, तो याद रखना। मध्य प्रदेश, राजस्थान और आदि मामलों में घनत्व में हम बात करें, जो SC के मामलों में मध्य प्रदेश, राजस्थान बहुत अधिक संख्या, जहां पर ST मामलों में मध्य प्रदेश, राजस्थान से शीर्ष, ये सब आंकड़े हैं। अब ध्यान रखिए, सजा दर और दोष सिद्धि के लिए जो कन्वेंशन रेट है कम हो गया है कर्नाटक में। यह आंकड़ा यह बोलता है क्या कि पहले यहाँ कितना था, 2.16% था, जो 2021 की बात कर रहा है कि जो मामले होते थे उनको सजा दिलाने के लिए जो रेट है न्यायिक व्यवस्था में उसे उचित न्याय दिलाने का 2.1 था, जो 2024 सितंबर 2024 में यह कितना हो गया, 0.07% हो गया। सोच के देखिए कितना कमी हो रहा है। हर मामले में राज्य आगे बढ़ रहे थे, इस मामले में, शोषण के मामले में क्या उनके कन्वेंशन रेट में उनको न्याय दिलाने में कर्नाटक पीछे हो जा रहा है। तो आप लोग जो सोचते हैं ना उत्तर भारत में ही सबसे ज़्यादा SC/ST वर्ग का शोषण, और ऐसा बिल्कुल नहीं, उन राज्यों में भी हो रहा है जो अपने आप को सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे बोलते हैं, अपने आप को सबसे वेल ट्रेंड सिस्टम का बात करते हैं, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्य, तो वहाँ भी शोषण हो रहा है। अब इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री ने क्या बोला है कि इसको हम 10% तक क्या करेंगे, रेट को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो यह भी देखिए कितना कम ही आंकड़ा बोल रहे हैं। मान लीजिए 100 मामला आएगा तो 100 मामले में हम क्या करेंगे, 10 लोगों को न्याय दिलाने के लिए कन्वेंशन रेट में हम काम करेंगे। लक्ष्य ही कम रखे हो तो अधिक हम कैसे सफलता प्राप्त करें। इसमें 100% होना चाहिए इस मामलों में। अब चोर को, मान लीजिए चोर रहेगा तो उसको सजा प्रावधान, सजा के जो हमारे कानून व्यवस्था बनाई गई है उसके तहत सजा दिलाने के लिए एन केन पराक्रम कॉन्सेप्ट लागू करोगे ना। वैसे ही अगर मान लीजिए कोई ऐसे मामले में कोई व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार कर रहा तो उसको क्या करना, उसको न्याय दिलवाने के लिए, उस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आपका कन्वेंशन 100% होना चाहिए। यहाँ पर कोई बड़े वर्ग और छोटे वर्ग थोड़ी होना चाहिए कि नहीं IPS है तो जल्दी होना चाहिए, अरे गांव का अदना सा आदमी है जो फटे हाल है उसको नहीं हम न्याय दिलवाएंगे। न्याय के बेंच पर सभी को समान अधिकार है अपना हक पाने का। तो कन्वेंशन रेट भी देखिए राज्य क्या करते हैं, कम रखते हैं। तो ये सब मामले हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि किन प्रकार के प्रश्नों का सामना, किन प्रश्नों को सामने लाती है या किस प्रकार के प्रश्न को उजागर करती है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, वैचारिक रूप से विधि प्लस न्यायिक व्यवस्था, ध्यान रखिएगा न्यायिक व्यवस्था में परिवर्तन करने की बात करता है। अब कोई व्यक्ति हो, अगर वो इस प्रकार का कृत्य कर रहा है, किसी खास जाति वर्ग के लोगों को प्रताड़ित कर रहा है, किसी प्रकार का सामाजिक उत्पीड़न कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा वैसे व्यक्ति को उसके छठी का दूध याद दिला दीजिए। ऐसा कानून बनाइए, ऐसे प्रावधान को लागू कीजिए। हालांकि ध्यान रखिए इस मामले में SC/ST वर्ग का जो SC/ST एक्ट है उसका दुरुपयोग भी हुआ है, इसके बहुत से मामले सामने आए। तो संतुलन की स्थिति में लाकर क्या करना है,
संतुलन की स्थिति में लाकर इस तरीके का कॉन्सेप्ट डेवलप करना। जब तक वैचारिक रूप से लोगों को शुद्ध नहीं कीजिएगा ना, तब तक ये चीज़ें बदलेगी नहीं। दूसरा कि जो हम विधि व्यवस्था बना रखे हैं, विधि व्यवस्था प्लस हम न्यायिक व्यवस्था, उसके कार्य न्यायिक व्यवस्था, तो इसके लिए कार्य करने की क्षमता को बढ़ाना होगा, क्षमता को बढ़ाना होगा, इंक्रीज करना होगा। अब ये कैसे बढ़ेगा, इंक्रीज कैसे होगा? तो आप जो नियुक्तियां हैं उसको बढ़ाइए, न्यायिक सेवा में नियुक्तियां, पुलिस सेवा में नियुक्तियां, उसको बढ़ाइए। इनके लिए क्या करिए? तीसरा, समय समय पर क्या कीजिए, आप साइकोलॉजिकल इवेंट क्रिएट कीजिए कि हम प्रशासन में रहकर 10 साल काम कर लिए हैं, आपने 10 साल रह के क्या क्या इससे सीखा है, किस प्रकार के केस SC ST के लिए आ रहे हैं। तो केस स्टडी के माध्यम से क्या करना है, उनको साइकोलॉजिकल क्या करना है, बूस्ट करना है कि नहीं भाई आप काम ठीक कर रहे हो, फिर भी SC ST के लिए क्या है, इस प्रकार की स्थितियां बनी हुई है। तो आपको क्या करना, समय समय पर उनका ब्रेन वॉश करना है पुलिस प्रशासन का न्यायिक व्यवस्था में। अब न्यायिक व्यवस्था, अब यहाँ पे ये तुलना पकड़ ले कि हमारे इकोसिस्टम में प्रशासन कैसे आके काम करेगा, कोई हमको व्यक्ति कैसे साइकियाट्रिस्ट के तौर पर हमको क्या करेगा, हमको मेरा ब्रेन वॉश करेगा। ये सब अब 21वीं सदी में ना छोड़ दीजिए। अब मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं जो पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सच्चाई बताती है। 5 करोड़ से अधिक मामले अगर फंसे हुए आपके यहाँ, तो केवल आप रिटायर करेंगे उससे पहले यह रोना नहीं रो सकते हैं कि सुधार होना चाहिए, व्यवस्थाओं में सुधार होना चाहिए। आपको सोचना चाहिए 1947 से लेकर 2025 तक आपका ही न्यायिक लोगों का ही अधिकार है। प्रशासन को तो आप इसमें घुसने नहीं दे रहे हैं, विधि के जो हमारा संसद उसको घुसने नहीं दे रहे हैं। तो आपको केवल आप ही जवाबदेह बनेंगे जब आप सबसे बड़े व्यक्ति मानते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो न्यायिक व्यवस्था में सबसे उच्च पद माना जाता है। अगर आप जाते वक्त यह बोलते कि 5 करोड़ पद खाली है, उससे पहले आप लोग क्या कर रहे हैं, आपको सोचना होगा। तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि आपके लोगों को यह नहीं सिखाना चाहिए कि अगर कोई केस इस तरीके से आए तो उसको ट्रीट कैसे करना है। आपने मान लीजिए 10 साल काम किया है, आपको 10 साल में 50 से 100 केस 200 केस ऐसे आए होंगे, तो उस पर आपने निर्णय कैसे लिया है, कितना तत्कालिक निर्णय लिया है, किस प्रकार के फेवर में निर्णय, किसके फेवर में आप रहे हैं, इसका सब आकलन होना चाहिए, केस स्टडी बनना चाहिए और इसका रिपोर्ट सीधा राष्ट्रपति को करना चाहिए। मेरा यह मानना, राष्ट्रपति इस सब से हम नहीं संभलेगा और राष्ट्रपति को अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। यहाँ पर सविवेकीय शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति को करना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति मिलता है इसमें पाया संदिग्ध, उसको वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही क्यों ना हो। अब यह मत बोलिएगा कि इसके लिए आपको क्या लाना है कोर्ट पर, आपको संसद में आपको इसके लिए जो इसके लिए कानून बनाए गए हैं, विधि बनाए गए, उसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया ला। सबसे पहले उनको पद से हटाओ, उनको है ना स्टैंड मोड में रखते हो ना, अधिकारियों को स्टैंड मोड में रखते हैं, लाइन अप कर ले। तो वैसे ही अधिकारी इन वकीलों को करने की जरूरत है, या इस प्रकार के पदों पर जो व्यक्ति जो अपना कार्य कर्तव्य नहीं कर पाते। सोच के देखिए, किसी जज के घरों में नोट का बंडल मिल गया जला हुआ, अभी तक उनका इकोसिस्टम ठीक से काम नहीं किया, तो कोई व्यक्ति न्याय पर कैसे विश्वास करेगा। सीधा सा एक चीज़ जानिए, हमारे देश में विकल्प नहीं है तो इसके पास जाकर, नहीं तो ऐसी बात कर ले, हम बात कर लें इन सब चीज़ों की कि न्यायिक व्यवस्था पर कितने लोग बिलीव कर पाते हैं। अगर ईमानदारी से बोले तो आम आदमी 3 लोगों के पास नहीं जाना चाहता, एक पुलिस के पास, दूसरा राजनेता के पास और तीसरा जजों के वकीलों के पास जाना ही नहीं चाहता है। अगर उसकी किस्मत खराब रही, इन तीनों में कोई बैठा गया, उनका जीवन खराब हो गया, उनका पूरा पूंजी समाप्त हो जाएगा। और इन लोगों पर बैठे हुए लोग क्या करेंगे, उसका शोषण करेंगे इस कदर से, और इसके लिए पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर लेंगे। तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। 3 कम से कम विकल्प पर काम करना, और इसके लिए राष्ट्रपति को सविवेकी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। इस लोग से नहीं संभलने वाला है, नहीं तो फिर ये लोग चोर दरवाजा खोजना शुरू कर देगा। अब राष्ट्रपति को समझना होगा कि 21वीं सदी की जब हम बात करते हैं ना, जब आप पिछड़ी जाति से हैं, पिछड़ी जनजाति समूह से हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि आप इसके लिए फेवर करेंगे।
अगर कोई भी जाति वर्ग का अगर राष्ट्रपति पद पर है, तो देश का प्रथम व्यक्ति है और उसकी प्राथमिक दायित्व है कि देश के सभी व्यक्तियों पर समान अधिकार लागू हो, समान उनके साथ सामाजिक न्याय हो, समान उनको अवसर मिले, समाज समान रूप से उनको बढ़ने का मौका मिल पाए, उनकी प्राथमिक कर्तव्य है। संविधान तो हम रेगुलेट करने का सिस्टम देता है ना, पर अंतिम जवाबदारी इस व्यक्ति का होना चाहिए जो भी इस पद पर है। अभी वर्तमान मुर्मू जी है वो अलग मैटर है, पर ध्यान रखिए इस पर कोई भी व्यक्ति नहीं, उनको सब एक शक्तियाँ इन रूप से पूछना चाहिए और इनके लिए कोर कमेटी बना सकते हैं। इनको सब शक्ति मिला हुआ है, अपने सब एक शक्ति में दुनिया का सारा काम करवा सकते हैं अगर ये चाह ले तो। हाँ, एक्टिव रूप से प्रशासन में आकर काम नहीं करना चाहते वो अलग मैटर है, क्योंकि सभी को अपने अपने कार्य और दायित्व बांटे गए हैं। पर ऐसी स्थिति में जहाँ पर आप देख रहे हैं आईपीएस की मजबूरी इसलिए कर दिया जा रहा है कि उनके शोषण की प्रक्रिया में ये सब चीज़ें देखने को मिल जा रही है, उनको किस प्रकार से इकोसिस्टम उनको प्रताड़ित कर दिया है कि वो आत्महत्या कर ले। तो इस स्थिति में आम आदमी का क्या हालत होता होगा आप स्वयं बैठ के सोच लीजिए। तो इस तरीके से चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। चलिए आगे बात करेंगे, प्रश्न लीजिए फटाफट, ज़्यादा भावनाओं में नहीं जाना है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में किस पुराने कानून को प्रतिस्थापित किया? भारतीय संविधान, भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1773, साक्ष्य अधिनियम 1872। इसके अतिरिक्त मुझे यह भी बताइएगा कि जो आंसर है उसका अतिरिक्त दो ऑप्शन जो ऐसा है कि वो भी परिवर्तित हुआ है, वो किस एक्ट से परिवर्तित हुआ है? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए इसके अतिरिक्त क्या है कि भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 कब से प्रभावी है? 1 जनवरी 2024, 26 जनवरी 2024, 1 जुलाई 2024 और 15 अगस्त 2024। तो ऑप्शन बहुत इजी है, तो आप इसे दीजिएगा उत्तर इसका। चलिए अब इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा, हम लोग ये प्रोग्राम जो लेकर आए हुए हैं आप लोग के लिए, आप इसका लाभ लीजिए। इसमें जो हम लोग 3 मॉडल लेकर आए, 3D मॉडल, क्यू मॉडल और FOI मॉडल, यह आपके तैयारी को और धार देगा और मजबूत देगा। आप बेहतर तरीके से अपने आप को कंप्लीट टॉपिक एनालिसिस जो कराया जाएगा उसमें अपने आप को क्या करेंगे, 100 टॉपिक जो आप लोग को है, जो मैंने बताया था कितना टॉपिक पूछता है, मैंने एक वीडियो बनाया था ना जिसमें बताया था कि आपको 43 क्वेश्चन जीएस में आपको पूछता है, प्लस 3 आपको एसए में पूछ रहा है। तो आपको 46 टॉपिक पर क्या करना है, कमांड क्रिएट करना है। हालांकि जीएस में आपको 43 टॉपिक है जो आपको प्रश्न के तौर पर दिखेगा, तो आपका इसका डबल हम लोग लेकर, डबल से भी अधिक लेकर आए हुए, जिसमें आपको टॉपिक पर आपको कमांड क्रिएट करवा देंगे। उस पर हम लोग क्या करेंगे, हर विषय को, हर पहलू एक ही जगह संपूर्ण विश्लेषण दिया जाएगा ताकि आपको भटकना ना पड़े। दूसरा, सूचना से समझ तक एक संपूर्ण दृष्टिकोण दिया जाएगा। जो भी कंटेंट दिया जाएगा वो केवल इस रूप से दिया जाएगा कि एग्जाम हॉल में आपका दृष्टिकोण व्यापक हो और स्टूडेंट से बेहतर आप लिख पाए, यह प्रयास किया जाएगा। तैयारी नहीं, महारत पाए, कंप्लीट टॉपिक एनालिसिस के साथ, सीटीए के साथ। रीजन उसके पीछे, मैं जब भी गाइड करता हूँ अपने स्टूडेंट को, 70वीं बीपीएससी हो या 69 का बीपीएससी हो, मैं एक ही बात बोलता हूँ, अगर अमर सर रहे या ना रहे, और भी कोई संस्थान रहे ना रहे, आपको एग्ज़ाम में जाना है ना। एग्ज़ाम में जाना है तो आप क्या होके जाइए, वेल ट्रेंड होकर जाइए। किसी प्रकार का प्रश्न आए, आपका सर ऊपर नहीं होना चाहिए, नीचे ही होना चाहिए, कॉपी पर हाथ चलता रहना चाहिए 3 घंटा। 3 घंटा जिसका हाथ चलता है उसी का सिलेक्शन होता है। अगर 3 घंटे से कम करते जाइएगा, आपका सिलेक्शन का रेट उतना ही कम होता जाता है, आप उतना ही पीछे जाते। तो यह सब हम आप लोगों को कराएंगे, जिसमें 100 टॉपिक आपको दिया जाएगा। लेक्चर आपको, वीडियो लेक्चर यूट्यूब पर रहेगा, जिसका आपको पीडीएफ आपको पेड ग्रुप में दिया जाएगा। केवल पीडीएफ पेड ग्रुप के लिए रखा गया है। डिटेल नोट्स आपको दिया जाएगा। डिटेल नोट्स बजट और इकोनॉमिक सर्वे हम लोग कवर करेंगे, तो टॉपिक वाइज करेंगे। जैसे महिला संबंधित, बिहार के बजट में क्या है, भारत के बजट में क्या है, कृषि को लेकर बिहार बजट में क्या है और भारत के बजट में क्या है। इसी तरह टॉपिक वाइज बजट और इकोनॉमी को सर्वे करेंगे ताकि एग्जाम में प्रश्न कहीं जीएस में हो, जीएस 1, 2 और ऐसे में उसका उपयोग कर पाए। और लेक्चर ऑन मेंस पीवाईक्यू आप लोग को अवेलेबल कराया जाएगा। जो मैंने 2-3 वीडियो कराया उसी को इसमें कराया जाएगा और बेहतर तरीके से आपको यह काम देगा, जिसमें हेल्पफुल होगा। जैसे मैंने आप लोगों को कराया था, आप लोग देख रखे होंगे वीडियो जिसमें अच्छा व्यू गया है, तो आप लोग उसी सारी चीज़ों को यहाँ पर दिया जाएगा कंप्लीट टॉपिक एनालिसिस में। निपुण सीरीज से यह नाम होगा। इसके लिए आपको प्रोस्पेक्टस,
कल आज शाम तक में भी पॉसिबल है, उपलब्ध करा दिया जाएगा, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। चलिए, और फी बहुत एफोर्डेबल प्राइस पर रखा गया है, इतना भी नहीं, बस इसलिए रखा गया है कि सिस्टम चल सके। चलिए, इसके अतिरिक्त आप 71 बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में भी भाग ले सकते हैं। इसके लिए हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें टोटल 85 टेस्ट लिया जा रहा है। तो आप इससे इच्छुक है तो ज़रूर दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और इसमें अपना स्थान बुक कराइए, ताकि आप बेहतर आउटपुट ले पाए। इसका प्लान है तो आप प्लान जरूर देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, जिसमें डेली आंसर राइटिंग 70 टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट 9 और फुल टेस्ट 6 है। अभी 70 टेस्ट तक यहाँ दिया हुआ शेड्यूल, प्रोस्पेक्टस में टोटल आपको दिया हुआ है। क्लियर है? तो आप इसे ले सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है दवाओं की गुणवत्ता से समझौता। यह टॉपिक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है ना कि जब हम बात करते हैं लाभ कितना कमाया जाए, लोगों का जो इच्छा है लाभ पैसा कमाने को किस हद तक जा सकता है, किस सीमा तक जा सकता है, जो किसी व्यक्ति के मौत से भी नहीं उसका पेट भर रहा है। और यह एक बार नहीं होता, हर बार होता है, हर जगह होता है। कोरोना काल में आपने देखा होगा लोगों का जो गोरख धंधा चला था लोगों का, वो भी देखेंगे, लोग ब्लैक में चीज़ें बेच रहे थे, लोग दवाइयाँ थर्ड क्वालिटी का बेचने लगे, कोई दवा के लिए 1000 करोड़ का घूस देता है कोई कंपनी। तो ये सब चीज़ें आप सुनते होंगे, क्यों सुनते हैं, उसके पीछे के कारण अभी हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल आते हैं न्यूज़ पर। क्या है कि अभी हाल ही में तमिलनाडु के श्री पेरुंदुरबुरु में क्या है कि एक छोटा दवा निर्माण कारखाना श्री, जो आपको श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स है, तमिलनाडु के ड्रग्स कंट्रोल विभाग के द्वारा, उसमें क्या किया है, ड्रग्स एंड जो कॉस्मेटिक अधिनियम के तहत 364 उल्लंघनों का दोषी पाया गया। अब सोच के देखिए, जब किसी व्यक्ति का हत्या हो जाए, बच्चे का हत्या हो जाए, तब आपको पता चलेगा यह जो कंपनी है, ड्रग्स कंपनी है, वो 364 उल्लंघनों को किया है। आप क्या कर रहे हैं? और हद तो तब है जब इसका जो वैलिडिटी समाप्त हो गया, तो ये अलग से दूसरे नाम से यह चालू हो जाता है। तो पूरा इकोसिस्टम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार कैसे काम करे, उसका ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम कर रहा है। इसके लिए ध्यान रखें, 25 बच्चों की मौत हो गई। यह तमिलनाडु में यह दवा बना, मध्य प्रदेश और राजस्थान में दवा सप्लाई किया गया, जिसमें कफ सिरप कोल्ड ड्रिफ्ट का नाम आता है। और ये बहुत चाव से डॉक्टरों के द्वारा दिया जाता है अपने प्रिस्क्रिप्शन में, अपने चिट्ठे में, ताकि जाके आप लीजिए प्राइवेट कंपनियों से खरीद, क्योंकि यह कंपनी दिया होगा उन लोगों को, डॉक्टरों को पैसा दिया होगा पूरा। जैसे 1000 करोड़ रुपया, याद है कोरोना के काल में एक बुखार का दवा था जिसको 1000 करोड़ रुपया दिया गया था घूस सारे डॉक्टरों को। और इससे कोई दो राय नहीं है, यह रिपोर्ट आया हुआ है जिस पर यह चर्चा हुआ था। दैनिक जागरण ने इस पर बाकायदा एक सीरीज भी चला रखा था। तो ये किसी से छिपा ना हुआ, डॉक्टर किस प्रकार से काम करे, नैतिक जवाबदेहिता तो सब समाप्त हो गई है। यह चीज़ समझने का, जिसमें ध्यान रखिएगा डाइथिनिल गाइकोल नाम का एक विषैलिक रासायनिक तत्व है जो सीधे किडनी और लीवर को प्रभावित करती है, उसका प्रयोग किया जाता था। अब उसके बेटे को पिला दो, उनके बेटियों को पिला दो, उनके लोगों को पिला दो, तो तुरंत बुखार छूट जाएगा इन लोगों का। अब यह बोला जाएगा सर आप कैसे बोल रहे, उनका बेटा बेटी क्या गलती है? अरे जब सिस्टम में काम करते हैं ना, तो न्याय यही बोलता है कि न्याय तब दिखना चाहिए जब सामने वाले को महसूस हो कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ उसका प्रतिफल इस रूप से मिला है। वो व्यक्ति तो पैसे के बेवजह में बच जाएगा। ऐसे कितने मामले देखे कितने का न्याय हो पाया। ये सब चीज़ें सोचिए, ये सब चीज़ें जब इस प्रकार के नियम कानून नहीं बनाएंगे, जहाँ पर जो व्यक्ति है उसको आभास हो जाए नहीं हम इसको अगर उल्लंघन करेंगे तो हमको देश का सबसे कड़ा सजा मिलेगा, और उसके लिए कोई सिस्टम को सपोर्ट नहीं करेगा, परिवार तक सपोर्ट नहीं। क्या परिवार को नहीं पता होगा हमारे चचा और हमारे पापा, हमारे बाबा, हमारे दादा क्या कर रहे हैं? वो तो अभी जेनजी का विरोध देखे थे नेपाल में ना, तो याद है शुरू में लोग सेल्फी डाल के दिखा रहे थे कि हम अभी लंदन में, हम अभी ब्रिटेन में, हम अभी अमेरिका में है, पार्टी बना रहे हैं। जब जेनजी ने विरोध करना शुरू किया तो अपने ही बाप, अपने ही बेटे का, अपने माँ का विरोध करना शुरू कर दिया वो राजघराने के सपूतों ने। जब देखा कि नहीं मेरा ही पत्ता साफ होने लगेगा तो आपको भी विरोध करने की जरूरत है ना। तो इसी को केस स्टडी पर लीजिए कि आने हमको भी अपने इस प्रकार के कृत करने वाले लोगों, तो पैसा जब
गाढ़ी कमाई का रहता है ना तो स्वाभिमान के साथ खाया जाता है। अगर काली कमाई का ना तो जीवन भर आपको इसी तरीके प्रॉब्लम क्रिएट होगा, जो अभी आपको होने वाला है कुछ ही महीनों में। तो ध्यान रखिएगा, डाइथिनाइल जो आपको गाइकोल कॉल है वो क्या है, एक रंगहीन, गंधहीन, मीठा स्वाद वाला तरल है। इसलिए इसका प्रयोग सिरप में किया, क्योंकि मीठा स्वाद देता है। कड़वा रहता तो नहीं यूज होता है। तो यह और भी लोग इसका प्रयोग किए बच्चों को देने के लिए। तो ध्यान रखिए, कार्बनिक यौगिकों को घुलनशील होता है और एक व्यावसायिक रूप से ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण विलायक के तौर पर आता है और नमी सोखने वाला रसायन के तौर पर इसे माना जाता है। जो एंटीफ्रीज, रेजिन और प्लास्टिक जो साइजर है उसमें प्रयोग किया जाता है। कई उपभोक्ताओं उत्पादों के निर्माण में। क्या सोच के देखिए कहाँ वो उपयोग हो रहा है, इसको सिरप में उपयोग कर रहा था। क्यों? क्योंकि यह मीठा स्वाद देता है और यह नमी को सोखने वाला पदार्थ के तौर पर जाना जाता है, यौगिक के तौर पर। तो इस तरीके से चीज़ों को जानिएगा। अब इसके अतिरिक्त कुछ चीज़ें याद रखिएगा कि मुख लापरवाही क्या हुई। सबसे पहले हर दवा के बच्चे के दवा पर क्या लिखा जाता है, अनिवार्य चेतावनी, कि आप इस दवा को खाइएगा तो आपको इसका नुकसान क्या होगा, नुकसान क्या होगा, हानि क्या होगा, ये लिखा रहता है चेतावनी। हालांकि कोई भी उपभोक्ता इसको नहीं पढ़ता है, ठीक है ना, हम आप कोई नहीं पढ़ते हैं। तो ध्यान रखिए जब ये लिखता है ना तो कम से कम जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रहता है उसको साफ दिख जाता है कि नहीं ये सब चीज़ें। कोई कोई अगर उपभोक्ता अगर इसे सीरियस लेकर देखता है तो वो नहीं दवा खरीदेगा, क्योंकि आपको लिखना पड़ जाएगा ना, नॉट यूज फॉर चाइल्ड। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा, एज लिखना हो जाएगा। 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये सिर्फ न दिया जाए, यह लिखा ही नहीं था अनिवार्य रूप से। तो जब लिखा ही नहीं गया था तो पूरा इकोसिस्टम उसके लिए काम कर दिया। झोला छाप डॉक्टर और बांटे होंगे, जो पढ़े लिखे डॉक्टर है वो रेट लगा कर बेचे होंगे। तो इस चीज़ को सोचिएगा, ये सब इकोसिस्टम है। अब ध्यान रखिएगा फिल्ट्रेशन और रिकॉल सिस्टम इसके लिए अभाव पाया गया। और इससे भी मज़े की बात है, 2 राज्यों, 3 राज्यों, 5 राज्यों की यह दवा सप्लाई कर रहा है, मात्र 10 से कम कर्मी के सहारे ये उत्पादन चल रहा था। तो कितना हाइजेनिक का भी आपको सोच सकते हैं, हाइजेनिक का इसमें आपको किया गया होगा, पूरा रूल फॉलो किया होगा। अब ध्यान रखिएगा, सीमित निरीक्षण के आधार पर कंपनी 2026 तक नया लाइसेंस मिल गया। अस्तित्व समाप्त हो गया था पूर्ववर्ती कंपनी का गत वर्ष, तो क्या हुआ उसको फिर 2026 तक क्या किया गया, रिन्यूअल कर दिया गया। इतना उल्लंघन के बावजूद भी आप उसको रिन्यूअल कर रहे हैं। तो इकोसिस्टम कैसे काम करता है वो खुद आंकड़े बता रहे हैं, तथ्य बता रहे हैं क्या कर रहे हैं। अब ध्यान रखिए, जेनरिक दवाओं गुणवत्ता प्रश्न क्या होता है। जेनरिक दवाएं किफ़ायती दवा बाजार, भारत है सबसे बड़ा बाजार है दवा का, जो आपको जानते हैं। अब जेनरिक दवाओं का 200 से अधिक देशों में जेनरिक दवाएं निर्यात होती। सोच के इस प्रकार के मामले आएंगे, सबसे पहले हम निर्यात जो हम कर रहे हैं उसके बाजार पर प्रभावित होगा, विश्वास की कमी होगी और जो वर्ल्ड का जो इकोसिस्टम है वो काम करना शुरू करेगा भारत विरोधी। तो यह भी आपको समस्या होगी। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना जो PMBJP है, यहाँ रखिएगा, तहत 5600 करोड़ रुपया का क्या क्या वितरण किया गया, बेचा गया। अब इस सारे पर सवाल जवाब होगा, क्योंकि आप जेनरिक बेच रहे हैं, इसका मतलब है जो हमारा ओरिजिनल माल है उसका भी आप डुप्लीकेट करके बेच रहे हैं। तो अगर मान लीजिए इस प्रकार की दवाओं को आप जन औषधि केंद्र में खरीदे होंगे, क्योंकि सस्ता दे रहा होगा, आप खरीदे होंगे, तो आपके चीज़ों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा, बहुत से मामले उखड़ जाएंगे। उसके अतिरिक्त इस योजना पिछले दशक में जनता को 30,000 करोड़ की बचत हुई, यह बता तो दिया, हम आर्थिक रूप से बचा दिए, कितना लाभ हुआ, कितना हम सपोर्ट किए। पर इस ऐसे इकोसिस्टम अगर ये काम कर रहा होगा, मान लीजिए 10 भी दवा ये लोग काला बाजारी के माध्यम से इस स्टॉल में पहुंचा दिया, तो सोच के देखिए कि कितना जनता को जो सरकार ही दे रही है लाभ उसको प्रश्न चिन्ह कर देगा। तो सारे दवाओं को हम शक के नज़रिए से देखना शुरू कर देंगे फिर। लेकिन सस्ती दवाओं की उपलब्धता के साथ साथ गुणवत्ता नियंत्रण कमी एक गंभीर समस्या। सरकार काम भी कर रही है, उसकी इच्छा शक्ति है, पर चोरों की क्या है, चोर का चोर दरवाजा खोज खोज के ये सब सिस्टम काम करते हैं। क्योंकि सरकार निर्देश दे सकती है, सरकार योजनाओं को ला सकती है, प्रशासनिक अधिकारी जो पद पर बैठे हुए लोग हैं अगर वो ईमानदार नहीं रहे तो देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री क्या करेगा। आप प्रधानमंत्री को, एक हमारे प्रधानमंत्री जिनको यह बोलना पड़ा ना कि 80 रुपये हमें को क्या हो जाता है, हम भेजते हैं केंद्र से और पैसा नीचे पहुंचता ही नहीं है। सोच के देखिए, प्रशासनिक अधिकारियों पर यह प्रश्न चिन्ह है ना। अभी भी अगर इस प्रकार का तालमेल चल रहा है कि 26 में भी रिन्यूअल कर दे रहे हैं, इतना होने के बावजूद, कांड होने के बावजूद भी, तो आपको सिस्टम समझना होगा।
अब ध्यान रखिएगा, राहत के जगह आफत बनकर उभरती है। अगर इस प्रकार की समस्या, राहत नहीं देंगे, अगर मान लीजिए इस प्रकार से योजनाएं भी ला रहे हैं तो उसका आउटपुट नहीं मिले, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं आपको होती हुई दिखेगी, शक लोगों का होता हुआ रहेगा। ये सब चीज़ें याद रखिएगा। अब देखिएगा, चंडीगढ़ जो PGIMR है एक अध्ययन 2024 में देता है, अब बोलता है एंटी फंगल दवा जो इंटोकोनाजोल है वो 22 जेनेरिक संस्करणों में केवल 29% अपेक्षित प्रभाव दिखाया। अर्थात उनका कहना यह है, जो जबकि पेटेंट दवाओं में यह सफलता 73% है। तो ध्यान रखिएगा, जेनेरिक दवाओं का भी पुख्ता आपको चीज़ें करनी होगी, नहीं तो बहुत से रिपोर्ट ऐसे बताते हैं वो अधिक लाभ नहीं दे पा रहे, रिपोर्ट ही बता रहे हैं। तो याद रखना, इसके लिए भी सरकार को काम करने की आवश्यकता है। जेनेरिक दवाओं में जो पेलेंट आकार है, असमानता और जो फॉर्मुलेशन की खामियां पाई गई, जिससे अवशोषण और प्रभावशीलता पर असर पड़ा। तो जो जेनेरिक दवा है वो भी उच्च क्वालिटी का नहीं आ पा रहा है। तो इस तरीके से चीज़ें याद रखिए। निर्माण मानकों और निगरानी की असमान दवाओं के यह कारण उभर कर आ रहा है कि हमारे रेगुलेशन अथॉरिटी ठीक से काम नहीं कर रहा है। हम जो निर्माण मानक, जो मैन्युफैक्चरिंग, जो हम बना कर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो नियम कानून बना रहे हैं वो मानकों का भी पालन नहीं हो रहा था। ये सब कारण है। अब दवा नियामक प्रणाली के लिए ध्यान रखिएगा, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर 2 हिस्सों में बटी हुई है कि हम नियामकीय ढांचे के तहत काम करेंगे। केंद्र के स्तर पर केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन काम करता है, जो पूरे देश भर में उसके अपने अपने संस्थान के आधार पर काम करता है। वहीं राज्य औषधि नियामक संस्थान जो SDRA स्टेट लेवल पर होता है, जो लाइसेंसिंग, निरीक्षण, परीक्षण के लिए अधिकार रखता है। तो ध्यान रखिएगा, यह निचली सतह पर काम करता है, या ऊपरी सतह पर काम करता है। दोनों मिलकर क्या करते हैं, लाइसेंस प्रणाली को विकसित करते हैं। सभी कंपनियां इससे लाइसेंस लेती है। तो जब इस प्रकार के कांड होंगे, इस प्रकार की घटनाएं होंगी जहां पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा, तो इन दोनों संस्थानों में बैठे लोगों को भी प्रश्न चिन्ह करने की आवश्यकता होगी, आप लोग कर क्या रहे थे। मैं केस स्टडी बहुत स्तर पर बता सकता, पर उतना डीप नहीं जाऊंगा, नहीं तो समय का भी दिक्कत है। और दूसरा चीज़ है कि कितना चोरों को बताने की कोशिश किया जाएगा। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सभी का मालिक बना दिया जाए किसी ऐसे, आप लोग सुने होंगे ना कि चोरों से क्या खरीद कर गरीबों में बांटता था लोग, वही कॉन्सेप्ट अब भी लागू करने की स्थिति बनती है ऐसी ऐसी घटनाएं देखने के बाद। फिर भी चलिए, सुधार समितियों की अनुशंसाएं, भाटिया समिति 1954 में बैठता है और मसेलकर समिति 2003 में। दोनों ने यह बोला, दोनों का एक गुण था कि दवा लाइसेंसी और गुणवत्ता नियंत्रण के एक राष्ट्रीय ढांचे में लाया जाए, परंतु राज्यों के संघीय ढांचे और प्रशासनिक रवैये सुधार को रोक जो है राह रोक रख रही थी। कि एक तो यह बोलते हैं कि भाई केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होगा, अधिकार छीन रहे हैं, और दूसरा यह भी होता है कि दोनों यह भी प्रशासनिक स्तर पर सुधार करना नहीं चाहते, केंद्र के जो नियामकीय संस्था वो भी नहीं, और राज्य के स्तर के जो नियामकीय संस्था वो भी सुधार नहीं करना चाहते, जिसके माध्यम से ये सब समस्या आपको देखने को मिल जाती है। क्लियर है। अब इसके अतिरिक्त सुधार की आवश्यकता क्यों है, राष्ट्रीय डिजिटल ड्रग रजिस्ट्रेशन की स्थापना आवश्यकता है, जहाँ पर प्रशिक्षण, रिकॉल, एकीकृत प्रणाली को हम डेवलप कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हर दवा के निर्माण के लिए यह कॉन्सेप्ट लागू कर सकते हैं, जहां पर ड्रग रजिस्ट्रेशन स्थापना डिजिटल, जहां पर एक ही क्लिक में हम सारी दवाओं को, रजिस्टर्ड दवाओं को देख सके। तो इस तरीके के पूरा होलिस्टिक आपको एक कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा। दूसरा, वार्षिक गुणवत्ता परीक्षण अनिवार्य किया जाए। जो मैं अभी बार में सोशल ऑडिट की बात की जा रही है, सोशल ऑडिट क्या करना, वार्षिक गुणवत्ता परीक्षण अनिवार्य के पुरानी और नई दोनों दवाओं पर लागू करनी चाहिए कि आप वार्षिक गुणवत्ता लाइए। एक तो प्रशासन का स्तर पर लाइए, दूसरा आपको सोशल ऑडिट भी कराना चाहिए। सोशल ऑडिट करने का मतलब, इससे संबंधित पहले भी कोई व्यक्ति रहे होंगे उस पद पर, नागरिक समाज में जाकर वो काम करे। बहुत से NGO रहते हैं, वो अपना करवा सकते हैं, ताकि एक मानक तय किया जा सके कि नहीं, प्रशासन में जब ये काला बाजारी हो जाएगा तो इस स्तर पर कम से कम सुधार की अपेक्षा रह सकती है। उसके बाद एक न्यायिक पैनल भी बनना चाहिए। इसके लिए न्यायिक पैनल, जिसका काम ही केवल यह होगा, इस प्रकार की गतिविधियां कुछ बार हो रही है, उसका निर्धारित समय पर सक्षम क्या किया, सुझाव दिया जा सके। अब इसके अतिरिक्त सप्लाई चेन पारदर्शिता होनी चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि तुम किस रासायनिक तत्वों का प्रयोग कर रहे हो, किस प्रकार का प्रोपिलीन गाइकोल का उपयोग कर रहे हो, किस प्रकार का ग्लिसरीन का उपयोग कर रहे हो, कितना मात्रा में कर रहे हो, आपूर्ति श्रृंखला पता होना चाहिए एकदम क्रिस्टल। जैसे आप सिटीजन चार्टर सुनते होंगे ना, नाई का दुकान कभी गए हैं, सब रेट लिखा रहता है। कभी आप होटल गए हैं,
ढाबा होटल इस प्रकार, तो सब रेट लिखा रहता है। उसी तरीके से यह भी होना चाहिए कि अब एक क्लिक पर ये सब पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम दवा को घुमा घुमा के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ना चाहे। और दूसरी की भाषा इसका प्रयोग होना चाहिए। जिस राज्य में आप दवा भेज रहे हैं, आप किस देश के किसी कोने में बनाइए, आप उत्तर में बनाइए, दक्षिण पूर्व हमारा सॉरी उत्तर पूर्व में बनाइए, आप उत्तर पूर्व के राज्यों में बनाइए, उत्तर में बनाइए, साउथ में बनाइए, या मध्य भारत में कहीं भी दवा बनाइए, जिस स्टेट में आपका दवा सप्लाई जा रहा है उस स्टेट का भाषा के आधार पर आपका रेपर होना चाहिए। हमारे देश में लोग हिंदी तो ढंग से जान ही नहीं रहे हैं, या उत्तर वाले साउथ का भाषा नहीं जान रहे, भाषा के आधार पर विरोध तो कर देते हो सब। अब इस संदर्भ को समझिए, ये क्यों जरूरी है कि जो गांव का आदमी है, जो कम से कम टूटी फूसी भाषा जानता होगा अपनी मातृभाषा, अब वो ये समझ पाएगा कि दवा में क्या क्या लिखा हुआ है। इंग्लिश लिख देते हो, आधा समझ में आया तो उसका शोषण होता है डॉक्टर का स्तर पर। आपको जो दवा मेडिसिन दुकान है वहाँ पे इसका शोषण होता है, उसको पता ही नहीं चलता क्या दे रहा नहीं दे रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो आप रेपर का प्रयोग की जो स्थानीय भाषा का, ये दूसरा विकल्प तलाश सकते हो, ताकि जब सप्लाई चेन की पारदर्शिता बनी रहे, उसको स्पष्ट उपभोक्ता को पता रहे जो दवा हम ले रहे हैं वो मेरे लायक है या नहीं, इसको हम उपयोग करेंगे तो इसका हानि क्या होगा, उसको पढ़ा होना चाहिए। अब इंग्लिश में लिख के भेज देते हो सारा चीज़, जो मानक बना के रखे हो। यही तो है चोर दरवाजा जो एक अपनाते हैं लोग, कि हम ना भेजेंगे तुमको हिंदी में। मान लो नॉर्थ ईस्ट भेजना है, नॉर्थ ईस्ट की अपनी अपनी भाषा होगी, इंग्लिश वहाँ पढ़ा जाता है तो ठीक है, इंग्लिश भेजा जाएगा। अब मान लीजिए अब आप भेज रहे हैं जम्मू कश्मीर का स्थानीय भाषा लो, इंग्लिश पता ही नहीं है, हिंदी भी लोग टूटा फूटा जान रहे हैं, तो वहाँ का स्थानीय भाषा में भेज, क्योंकि आप उस राज्य में भेज रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि हमको उसके लिए व्यवस्थाएं कायम करना। सब तो भाषा में डिजिटल रूप से ट्रांसलेट हो जाता है, गूगल ट्रांसलेट डाल दीजिए। क्लियर है। राज्यों को अधिकार मिले पर जवाबदेही भी तय हो। अधिकार आप सीमित रूप से दीजिए, जितना देना है आधिकारिक रूप से दीजिए, अधिकाधिक रूप से दीजिए जो केंद्र को लगता है, पर उसको जवाबदेही भी तय करो। अगर तुम इस प्रकार का मामला देखने को मिलता है, सीधा प्रत्यक्ष जवाबदेही राज्य का होगा, राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन को होगा, और उसके किंतु परंतु कुछ नहीं होगा। आपका फंड बंद कर दिया अभी, आपका जो सीधा बोलिए ना, सीधा सा बोलिए कि आपको 15वां वित्त आयोग बना था, उससे जो फंड रिलीज किया जाएगा, 16वां वित्त आयोग बनेगा, उसके तहत फंड रिलीज किया जा रहा है, किया जाएगा जो आने वाले समय में, वो सब रोका जाएगा। उसके कुछ कुछ मात्रा को रोकिए, पूरा नहीं, कुछ कुछ मात्रा दंड स्वरूप लगाइए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको याद होगा हरित न्यायालय याद है, बंगाल पर 1,500 करोड़ का लगाया था। तो मैंने डीएनए में क्या बोला था, युक्ति आई इस पर, जब मैं डीएनए करा था तो क्या बोला, राज्य पर इतना लगा दे रहे हो जितना उसका बजट ही नहीं है उस विभाग का। यह सांकेतिक होता है, सांकेतिक दंड होता है। इससे क्या होता है कि न्याय लगता है कि नहीं, हम न्याय कर नहीं रहे, दिख भी रहा है, जिसके एवज में राज्य सरकार जवाबदेह होगी। तो अगर बार बार लगने लगेगा तो आपको राज्य को सोचना पड़ जाएगा, अरे भाई अगर हरित न्यायालय ग्रीन एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा, जो प्राधिकरण बना हुआ, अगर वो पैसे मांगना शुरू कर दिया तो हमारा विभाग का पैसा ही उतना नहीं है जितना का दंड लगा रखा, तो काम करो। तो यह इस तरीके का दंड का प्रावधान करना होगा। इसके लिए हम स्पेशल कोड निर्मित कर सकते हैं जो इस प्रकार के दवाखोर, क्योंकि सबसे बड़ा बिजनेस के तौर पर हम इसको जानते हैं ना, विश्व का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर हम लोग दवा चैन को जानते हैं। तो इसके लिए हमको व्यवस्था करना होगा, केवल पैसा कमाना ही नहीं रह जाएगा, इस सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, जो डाइथिलीन जो है गाइकॉल का रासायनिक स्वरूप क्या है। यह प्रश्न पूछ सकता है। रंगहीन है, गंधहीन है, कड़वे स्वाद का है वाला तरल है, रंगहीन है, गंधहीन है, मीठे स्वाद वाला तरल है, पीला रंग का है, तेज गंध वाला गैस है, ठोस गंध युक्त यौगिक है। तो समीकरण से प्रश्न पूछ देगा किस प्रकार का उसका रासायनिक स्वरूप है। तो याद रखना है, उत्तर देना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है, इस नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, टॉपिक है, इस पर मैंने कुछ दिन पहले भी डीएनए कराया था, पर यहाँ पर इसलिए चर्चा हो रहा है ना, कल शनिवार है, 11 तारीख है, तो दो महत्वपूर्ण जो कानून है, दो जो महत्वपूर्ण जो योजना है प्रधानमंत्री द्वारा, उसको क्या किया जाएगा, कल से स्टार्ट किया जाएगा। तो उसमें दलहन का भी एक नीति है जिस पर चालू होगा। तो आपको याद है, इससे संबंधित आंकड़े हैं जहां पर सरकार 2030-31 तक लक्ष्य रखा है दलहन उत्पादन का 40% बढ़ाकर 350 लाख टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा, जो अभी 60 से 70 लाख टन उत्पादन हो रहा है।
या आयात करना पड़ता है, तो ये आयात करते हैं तो विदेशी मुद्रा हमारा खर्च होता है। तो इनको बचाने के लिए हम 350 लाख टन क्या करेंगे 2030-31 तक अपने दलहन उत्पादन को बढ़ाएंगे। तो ये चीज़ें याद रखना है, इससे 2 करोड़ लोगों को लाभ मिले, 2 करोड़ किसानों को। इस तरीके से नई उन्नत किस्मों को बढ़ावा मिलेगा। 88 लाख निःशुल्क बीज किट वितरित किए जाएंगे। इस प्रकार से इनिशिएटिव लिया जाएगा। और 4 वर्षों में सरकार तूर, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 3 दालों का नाम है, तूर, उड़द और मसूर, जिसको क्या किया उसी को टारगेट करके दलहन उत्पादन में मिशन अभियान चलाए जाएंगे, जिसको याद रखना है। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा धन धान कृषि योजना, याद है बजट में इसकी चर्चा थी, तो 1 तारीख को मंत्रिमंडल ने इसको सिफारिश भी कर दिया, अनुमोदन कर दिया। तो कल इस पर क्या होगा, 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या किया जाए, दोनों जो मिशन है, एक योजना और एक मिशन जो दलहन आत्मनिर्भर मिशन है, दोनों को कल 24,000 करोड़ के लागत से क्या किया निवेश किया जाएगा। और इसके लिए क्या रणनीति बनाएगी वो सरकार कल डिस्क्लोज करेगी, इसको ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिएगा दलहन आत्मनिर्भर मिशन के लिए 11,400 करोड़ रुपये, 440 करोड़ रुपये 6 वर्षीय एक केंद्रीय योजना तो मंजूरी दी गई है। अब इसमें अरहर, तूर, उड़द और मसूर जैसी दालों को केंद्रित किया गया है। उत्पादन लक्ष्य 350 लाख टन आपको 30-31 तक रखा गया है। वर्तमान उत्पादक कितना है, 881 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, जिसको बढ़ाकर कितना करना है, 1130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर करना है। तो ये भी याद आपको रखना है कि अभी वर्तमान में उत्पादकता कितना हो रहा है इसका, 881 हेक्टेयर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो रहा है, जिसको बढ़ाकर 1130 करना। तो ये भी याद रखना है लक्ष्य को। इसके अतिरिक्त क्या करना, बीज वितरण 126 लाख क्विंटल करना है। इस प्रकार से बहुत है, प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापित करना है। साथ ही साथ केंद्रित फसलें जो है अरहर, उड़द, मसूर पर काम करना, 25 लाख तक यूनिट प्रति सब्सिडी देना है। इस तरीके से इनिशिएटिव सरकार के द्वारा लिया जाएगा। तो सारी चीज़ों को याद रखना है। चलिए, इसके अतिरिक्त सरकारी दृष्टिकोण का उद्देश्य क्या है भाई, ये लाया जाएगा तो किस उद्देश्य से लाया जा रहा है। सबसे पहले याद रखिएगा कि दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है और गुणवत्ता जो खाद्य आपूर्ति उसकी श्रृंखला को मजबूत करना है। प्रोटीन युक्त खाद्य जो हमारा आपूर्ति श्रृंखला उसको बेहतर करना है। तो इससे मिड डे मील को भी महत्वपूर्ण क्या मिलेगा, बूस्ट मिलेगा। किसानों को बेहतर पैसे मिलेंगे तो हम निवेश की सीमा भी बढ़ा सकते हैं। किसानों की आय दुगनी करने का दिशा में अग्रसर होगा। आपको याद होगा कस्तूरी रंगन रिपोर्ट के बाद बातें आई कि किसानों की आय वृद्धि होनी चाहिए। सरकार का भी लक्ष्य है कि आय दुगनी होनी चाहिए। पर आय वर्तमान में किसानों की है क्या, अगर इसकी बात कर ले उससे दुगनी होगी तो बहुत समस्या सोचने वाली है। इस पर मैंने युक्ति आई, इस पर वीडियो भी बहुत पहले बना रखा है। जब इस पर चर्चा कभी होगी तो विस्तृत हम इस पर नोट आप लोग को देंगे, चर्चा कर लेंगे कि किसानों की दुगनी आय कितनी होनी चाहिए। क्या अमेरिका में जो किसानों की आय है, हम जो तुलना करेंगे किन के साथ करेंगे, ब्रिटेन में जो किसानों की आय है किसानों की, या नाइजीरिया में जो किसानों की आय है नाइजीरिया में, या अफ्रीका में जो अफ्रीका के अन्य कंट्री में, अफ्रीका के अन्य देशों में जो आपको आय है किसानों की उससे दुगना करना है, या बिहार में जो आय है उन राज्यों से दूसरे राज्यों में तुलना करना है। यह भी आपको बताना होगा ना कि केवल किसान की आय दुगना कर देना। अरे भाई, किससे तुलना करना है, ये आंकड़े जब तक नहीं समझिएगा, क्योंकि मैं जब भी पढ़ाता तुलनात्मक रूप से बातों को करता हूँ, इस आधार पर थोड़ी है कि हाँ आय दुगना करना है। अगर मान ली किसान की आय मासिक रूप से 7,000 है, मान के चलिए, मैं जबकि बहुत बड़ी राशि बोल रहा हूँ, जो सरकारी योजनाएं देती है ना प्रधानमंत्री, क्यों ना किसान सम्मान निधि योजना, उसमें पर डे के हिसाब से 16 रुपया दे रही है। तो सोच के देखिए कि आज के युग में 16 रुपया किसी व्यक्ति के खाते में आ रहा है, कितना वो सम्मान से जी सकता है। तो सरकार की अपनी लिमिट्स है, तो हमें एसेट निर्माण करने की आवश्यकता है ना। मैं सरकार को दोष नहीं दे रहा हूँ, सरकार अपने अगर उनके पास पैसे नहीं हो रहे तो उसके लिए एसेट निर्माण कीजिए, उनके निजी संस्थानों को अवसर दीजिए बेहतर तरीके से काम करने के, इन्वेस्ट करे इस तरीके से। तो ध्यान रखिएगा ये 7,000 है, तो क्या आज के युग में, आज के समय में 7,000 में कोई मासिक अगर किसी का आय किसान का वो जी लेगा? अगर लॉज में रह रहे हैं अभी ना, तो आपका महीने का खर्च है रहने का, और उसको पूरा परिवार चलाना है और किसानी भी करनी उसी में, सोच के देखिएगा। इसके अतिरिक्त देश में पोषण सुरक्षा और न्यूट्रिशन जो सिक्योरिटी उसको सुदृढ़ मिलेगा, क्योंकि सीधा अर्थ होता है दाल हम सही आपूर्ति से देंगे तो प्रोटीन युक्त दालें मिलेगी, तो बच्चों में क्या होगा, इस प्रकार के जो प्रॉब्लम्स है वो कम हो पाएगा। तो ये हम खाद्य सुरक्षा, प्रोटीन पोषण युक्त खाद्य को क्या कर पाएंगे, मजबूत कर पाएंगे। किसी क्षेत्र में तकनीकी और प्रसंस्करण को जोड़ना, ताकि हम
इसके विकल्पों को, अन्य विकल्पों पर भी काम कर पाए और साथ साथ नए अवसरों को सृजित कर पाए, इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट है सतत और समावेशी ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। नए जब विकल्प देंगे तो किसानों में आय वृद्धि होगी, तो वो अन्य काम भी कर पाएंगे। साथ ही साथ फसलों का विविधीकरण होगा। फसलों का क्या होगा? विविधीकरण होगा, जिससे क्या होगा? विविधीकरण से तो जो खेत खराब हो जाते हैं वो भी बचेंगे, ये सब चीज़ें हो पाएंगी। सब सारी चीज़ों को याद रखना। क्लियर है? अब इसके अतिरिक्त एक क्वेश्चन ले लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, भारत सरकार ने दलहन उत्पादन 40% बढ़ाकर 350 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया? बहुत इजी क्वेश्चन है। 17 से 28, 29 से 30, 30 से 31, 32 से 33 लक्ष्य दिया है, बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में उत्तर। चलिए, अब है कि आपको 12 तारीख को आपको क्या कराया जाएगा? जो बीपीएससी के स्टूडेंट है उनके लिए, एस्पिरेंट के लिए बेस्ट आंसर राइटिंग स्किल कैसे डेवलप किया जाए, जैसे कि मैंने पहले सिविल सर्विस एस्पिरेंट के जो प्रॉब्लम्स उसको डिकोड किया था, वैसे ही बेस्ट एनालिसिस आप लोग के लिए लेकर आऊँगा, जिसमें आपको यह समझ विकसित होगी कि आंसर लिखना एक कला है, स्किल है। ठीक है ना? कला है, और कला हर चीज़ के हर लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। गाने का कला हर लोगों के पास नहीं है, नृत्य करने का कला हर लोगों के पास नहीं है, और नृत्य में अलग अलग फॉन्ट होते हैं, वो भी करने की कला हर लोगों के पास नहीं होती, किसी खास के पास होती है। ठीक है ना? एक्टिंग करने की कला हर लोगों के पास नहीं होती। ऐसे ही मेंस में अगर आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो स्किल है कि सबसे बेहतर उत्तर लिखने का जो कला है वो हर व्यक्ति के पास नहीं होता, उन्हीं के पास होता है जो टॉप सेलेक्ट होते हैं, तभी तो उनका सिलेक्शन होता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, हम लोग बात करें इस पर, डिकोड करेंगे, कुछ बिंदु बताएंगे अतिरिक्त, जिस पर हम लोग अलग से अगर मेहनत कर लेना तो आपको प्लस ही देगा, आपकी समस्याओं का समाधान करेगा और आप बेस्ट आंसर लिख पाएंगे। तो चलिए, हम लोग मिलेंगे 12 तारीख को फिर कल एक नए वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।